अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूँ किरण आफ्ताब। नया दिन नए मौज़ूआत लेकर आता है, लेकिन इसमें कुछ दुखड़ों की बात करना भी ज़रूरी हो जाता है। क्या करें, नज़र ही ऐसे हालात आ रहे हैं। हुकूमत अपना काम कर रही है बड़े ध्यान से, ऐसा होता नज़र नहीं आता। IMF की शराइत मान ली गई हैं, ये ज़रूर दिखाई दे रहा है। नेपरा बिजली की कीमत का तयन करने के लिए अब से खुद मुख्तार है। अब बड़ी सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी जाएंगी। और यही नहीं जनाब, ओगरा भी अपनी मर्जी से ही निर्खों का तयन कर सकेगा। अरे याद आया, गैस सारिफीन से ज़्यादा बिल वसूल किए गए थे ना। वज़ीर आज़म ने हिदायत भी कर दी थी कि पैसे वापस किए जाए इजाफी बिल के तहत जो लिए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। गलती की गई, फिर गलती तस्लीम की गई, और अब क्या है, सिर्फ तसल्लियाँ। उमर अयूब साहब तो फरमाते हैं बिल्स एक साथ बढ़ा नहीं रहे, और हम ये कहते हैं कि अगर आप बढ़ा देते तब भी हम क्या कर लेते, रिपोर्ट कर सकते थे, और तनकीद जो लोग कर रहे हैं वो दिखा सकते थे। अब आगे अवाम दोस्त बजट होना चाहिए या अवाम दोस्त कीमतें होनी चाहिए, ये सोचना किसी और का नहीं, आप ही लोगों का काम है। खैर, मज़ीद सोचे बगैर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज नया दिन की टॉप स्टोरीज क्या है। बिजली की कीमत के लिए नेपरा, गैस निर्ख के लिए ओगरा, इनको फ्री हैंड दिया जाएगा। आइंदा 3 साल में बिजली गैस सारिफीन से इजाफी 340 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। हुकूमत ने IMF की कड़ी शराइत मान ली। कराची के सरकारी स्कूल्स में इवनिंग शिफ्ट खत्म करने का फैसला। स्टाफ ज्यादा है, तलबा की तादाद कम, तलबा को मॉर्निंग शिफ्ट में मुंतकिल किया जाएगा। इक़दाम से करोड़ों रुपए की बचत होगी, महकमा तालीम सिंध का मौक़िफ़। और चने और मसूर की दाल से तामीर 200 साल पुरानी मस्जिद सियालकोट की तहसील पसरूर में खूबसूरत नक्शो निगार और मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार जामा मस्जिद गुलसार मदीना आज भी अपनी असल हालत में मौजूद। जनाब, नया दिन है तो इसमें बात कर लेते हैं कुछ सूफियाना कलाम की। ये तो हम सभी जानते हैं कि मज़हब की तरवीज, अमन की बात सूफिया के कलाम और उनके काम के बगैर मुमकिन न थी। अब इस सिलसिले को आगे कौन कौन कैसे कैसे बढ़ा रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सुल्तान बाहू हो, बुल्ले शाह हो या दीगर सूफिया का कलाम, चाहे वो किसी भी ज़बान में हो, फ़ारसी में, पंजाबी में या फिर उर्दू में, अपनी खूबसूरत आवाज़ में सेलेक्ट करते हैं और पेश करते हैं सूफ़ी गुलूकार राजा हामिद अली। आज आप नया दिन के मेहमान हैं तो आगाज़ भी आप ही से करते हैं। कैसे हैं आप हामिद अली साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। आप अपना सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ये इसलिए तो मैंने आपको इनवाइट किया था कि आज आप हमें बताएं भी और सुनाएं भी। वो कलाम बताइए कि जो आप आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं, पेश करने जा रहे हैं, थोड़ी सी उसकी डिटेल आप चाहें तो बता सकते हैं, और फिर आप प्लीज़ कलाम पेश कीजिए। जी, आज हम हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपका कलाम पेश करने जा रहे हैं, जो कि सराइकी और पंजाबी का मिक्सचर है। दोनों ज़ुबानों को इस्तेमाल किया गया इसमें, और बहुत शोरा आफाक कलाम है। और इस कलाम में जगह जगह जहाँ आप जिस सतर पे जाएंगे, जिस लाइन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मोहब्बत, अमन और तशद्दुद से बचाव की तदाबीर, और हर तरफ आपको मोहब्बत ही बिखरी हुई नज़र आएगी इस कलाम में। वाह। और जो किसी भी अमल का जो नतीजा होता है उसकी तरफ वो गामज़न करते हुए नज़र आएंगे कि हर अमल का एक नतीजा होता है, उसे हासिल करना चाहिए। इबादत के मकासद और इन तमाम चीज़ों का अहाता किया हुआ सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने। तो आज हम उसे इंशाअल्लाह एक मुख्तलिफ अंदाज में पेश करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ हमें सुनाइए ना। जी जी।
की लेना तस्बीह नूं बड़े के इल्म पढ़िया ते अदब ना सिखिया की लेना इल्म चिल्ले कटे पर रब ना मिलया की चिल्ले वणे के जाग बिना दूध जम देना ही बाहू पावे लाल होवने कड़े के हक बाहू बेशक बाहू हक बाहू बेशक बाहू एक नजर करम दी तक बाहू हक बाहू बेशक बाहू हक बाहू बेशक बाहू एक
एक बाहू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जे बूटी लाई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जे बूटी लाई हूँ, जाग बिना दूध जम देना बाहू, जाग बिना दूध जम देना बाहू, लाल होवन कड़ कड़ के हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू, जे बूटी लाई हूँ, जे बूटी लाई हूँ, जे बूटी लाई हूँ। वाह, हक बाहू बेशक बाहू, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। वाकई जिसको ज़बान ना भी समझ आए, पैगाम ऐसा है वो ज़रूर दिल में घर कर जाता है, उतर जाता है। मैंने सही समझा है ना? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पैगाम मोहब्बत का होता है और मोहब्बत की कोई ज़ुबान नहीं होती। जिस ज़ुबान में भी मोहब्बत को बयान किया जाए तो मोहब्बत अपना असर दिखाती है। तो सूफिया का कलाम है ये मोहब्बत, और जहाँ पे जिस वक्त में जिस जगह पे इसे बयान किया जाता है तो ये अपनी मोहब्बत का असर ज़रूर दिखाता है। अच्छा, आज हमने ये सोचा था कि आज सिर्फ एक नहीं, दूसरा भी कुछ कलाम आप हमारे लिए ज़रूर पेश कर रहे हैं। ऐसा आप करेंगे हमारे लिए? जी बिल्कुल, आप कहें तो कौन इनकार कर सकता है। बहुत शुक्रिया, प्लीज़ प्रेजेंट कीजिए ना। जी जी, दूसरा भी, तीसरा भी। ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपका कलाम पेश करते हैं हम, और ये भी बहुत ही खूबसूरत कलाम है जी। वाह, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचे दे संग लाई, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचे दे संग लाई, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचे दे संग लाई, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचे दे संग लाई, सदके जाए ना ऊंचे तू में, सदके जाए ना ऊंचे तू में, नीवे नाल निभाई, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। रहमत दामी पा खुदाया, माली दा कम पानी लोना, पर मशका पावे, माली दा कम पानी लोना, पर मशका पावे, मालक दा कम फल फुल लोना, मालक दा कम फल फुल लोना, लावे या ना लावे, मालक दा कम फल फुल लोना, लावे या ना लावे, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा।
अंगूर चढ़ाया, जिक्र ते अंगूर चढ़ाया, हर गुच्छा जख्माया, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। तेरा जद पानी मंगे खून ना देगे ना, हिजर तेरा जद पानी मंगे खून ना देगे ना, दिल कर दे तेनू सामने बिठा के, दिल कर दे तेनू सामने बिठा के, दर्द पुराने छेड़ा, मेरा मुर्शिद चुप रहसे ता मोती मिलसन, सब्र करे ताही रे, चुप रहसे ता मोती मिलसन, सब्र करे ताही रे, पागला वांगू रोला पासे, पागला वांगू रोला पासे, ना मोती ना हीरे, पागला वांगू रोला पासे, ना मोती ना हीरे, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। मंगताल औलाद तेरी दा मैं कंगाल ज़ियानी, मंगताल औलाद तेरी दा कंगाल ज़ियानी, पाओ खैर मोहम्मद बचा, पाओ खैर मोहम्मद बचा, सदका शाह जिलानी, पाओ खैर मोहम्मद बचा, सदका शाह जिलानी, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, ऊंचियां दे संग लाई, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा। बहुत शुक्रिया राजा हामिद अली, बहुत शुक्रिया। और मैं निवा मेरा मुर्शिद ऊंचा, अपने आप को ही फ़ौक़ियत दे, मुर्शिद को भी देखें और आसपास माशरे को भी। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ना। दूसरों के ख़याल की जहाँ तक बात है ना, तो हमारे मज़हब में जितनी डेप्थ है उतने ही वाज़े वाज़े पैगामात भी हैं। इस्लाम का अहम रुकन है ज़कात। माशरे के मुस्तहिक़ और गरीबों की फ़लाह के लिए ये एक पूरा निज़ाम है जिसे वज़ा किया गया। एक और फ़ितरे की बात भी है। रमज़ानुल मुबारक में फ़ितरे की अदायगी की जाती है, ज़रूर की जाती है, लेकिन फ़ितरा किन लोगों पर वाजिब है और दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, इसकी रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। जब जब हम ज़कात की, फ़ितरे की बात करते हैं, तब हमारा इल्म कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है। इस हिसाब किताब के बारे में ऐसा लगता है कि हमारी मालूमात कम है। तो आज हम सारे के सारे सवाल कर डालेंगे, सब कुछ हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने रख दें। मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, हमारी रहनुमाई कीजिएगा, ज़कात किन पर फ़र्ज़ है, असल मुस्तहिक़ीन कौन है, इस बात का तयन कैसे कर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ज़कात शरीयत इस्लामिया का अहम तरीन फ़रीज़ा है
और कुरान करीम के अंदर वो अफराद जो ज़कात के लायक हैं, यानी ज़कात उन पर लागू और फ़र्ज़ होती है, उसके बावजूद अगर वो ज़कात नहीं देते तो उनके लिए आखिरत के दर्दनाक अज़ाब की वईदें सुनाई गई हैं। वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। वो जो सोना चांदी जमा करें, माल वग़ैरह जमा करें और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च ना करें, यानी ज़कात अदा ना करें, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनको दर्दनाक अज़ाब की वईद सुना दें। ज़कात अहम तरीन फरीज़ा है, और याद रखिए किस पर फ़र्ज़ होता है? हर वो मुसलमान जिसके पास अगर सिर्फ सोना है तो 7.5 तोला सोना जिसके पास हो, या अगर कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ नकद रकम, ये सब मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी के बकदर हो, तो इतना माल जिसके पास होगा, जिसकी मिल्कियत में होगा, उस पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। 52.5 तोला चांदी की मालियत आजकल के एतबार से तकरीबन कोई 44,000 रुपये बनते हैं। गोया के 44,000 रुपये जिसके पास हों या 44,000 के बकदर सोना चांदी हो, उस शख्स पर फ़र्ज़ है कि वो ज़कात अदा करे। अच्छा, ये किसको दी जाए, ये भी एक बात है। हुकूमत भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करती है कि जो भी कुछ आपके पास आपके अकाउंट्स में है वहाँ से वो डिडक्ट कर लेते हैं। हम अपने आसपास अगर नज़र दौड़ाएं तो हमको तो कुछ शोबदाबाज भी नज़र आते हैं। ये इसको एक इंसान कैसे समझ पाए, कैसे परख पाए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और गुजारिश ये है कि ज़कात का मुस्तहिक कौन होता है, ज़कात किसको दी जाए। इसका जवाब ये है, हर वो मुसलमान गैर सैयद गैर हाशमी जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या 52.5 तोला चांदी के बकदर नकद रकम भी ना हो, इतना ही सोना चांदी, ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान, माल तिजारत भी ना हो, यानी सादा लफ्ज़ों में जिसके पास 44,000 रुपये भी ना हो और 44,000 के बकदर सोना चांदी या ज़रूरत से ज़ायद साजो सामान ना हो, ऐसा शख्स मुस्तहिक़ ज़कात है। उस मुस्तहिक़ ज़कात को ज़कात दी जा सकती है। बाकी गवर्नमेंट भी डिडक्ट कर लेती है। बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इंसान ख़ुद अपने माल की ज़कात अपने हाथों से अदा करे, गवर्नमेंट के बजाय ख़ुद से अदा करे। वजह उसकी ये है कि बेशुमार ऐसे मौक़े और मामलात सामने आते हैं, गवर्नमेंट सही मुस्तहिक़ जगहों पर ख़र्च नहीं करती। आप अपने टाउन, महल्ले, इलाके, गली, सड़क, इसी तरह अपनी कम्युनिटी, बिरादरी, आइज़ा, अकरीबा के अंदर जानते हैं और जानना चाहिए। अगर नहीं जानते, मेरी कोताही है, आपकी कोताही है, हमारी गफलत है और हमारी कमज़ोरी है। हमें माशरे के, समाज के, सोसाइटी के अफराद को जानना चाहिए। ऐसे सफ़ेद पोश अफराद जिनके पास 44,000 भी नहीं है, 44,000 के बकदर सोना चांदी, नकद रकम, ज़रूरत से ज़्यादा साजो सामान भी नहीं है, ये मुस्तहिक़ ज़कात हैं। ऐसे अफराद को ज़कात देनी चाहिए। यही लोग ज़कात के अव्वलीन मुस्तहिक़ हैं। और मुफ्ती साहब, वो उन लोगों का क्या जो आपके रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, या आपके बहन भाई हैं और आपको लगता है कि आपको उनकी थोड़ी सी मदद तो करनी चाहिए, उनको दिया जा सकता है? सबसे पहले ये उसूल याद रखें, उसूल और फ़ुरू को नहीं दे सकते। क्या मतलब? यानी अपने से ऊपर वाले, बेटा अपने बाप को, अपनी माँ को, दादा, परदादा, नाना, नानी, इनको नहीं दे सकता। इसी तरीके से नीचे वालों को, यानी बेटे, बेटी, नवासे, नवासी, पोता, पोती, इनको नहीं दे सकते। लेकिन बराबर वालों को दें। भाई बहन को ज़कात दी जा सकती है, बहन भाई को दे सकती है। इस तरीके से बराबर वालों को ज़कात दे सकते हैं, बशर्ते कि वो मुस्तहिक़ ज़कात हों। इसी तरीके से आपके जो दीगर आइज़ा हैं उनको ज़कात दी जा सकती है नहीं, बल्कि प्रायोरिटी उनको रखनी चाहिए। सबसे पहले आपकी ज़कात के मुस्तहिक़ीन आपके रिश्तेदार हैं। आप अपने रिश्तेदारों में गौर कीजिए कि कौन गरीब है, जो फ़कीर है, जो गरीब है, उसको दे दें। लेकिन एक नुक्ता मैं यहाँ साथ साथ जिक्र कर दूँ, अपने रिश्तेदारों को या किसी को भी ज़कात देते वक़्त शरअन बता कर देना कि ये ज़कात की रकम है। ये ज़रूरी, बाज़ लोग समझते हैं ये ज़रूरी है। ज़रूरी तो क्या होता, शरीयत में ये पसंदीदा ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि उससे अगले की इज्जत नफ्स पामाल होती है। ये आप गिफ्ट कह कर के दे दें, तोहफ़ा कह कर दे दें, अतिया कह कर के दे दें, और आप किसी गरीब या अपने किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, वहाँ आपको महसूस होता है इनके घर में कूलर नहीं है, आप कूलर दे दें,
फ्रिज नहीं है, वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, बच्चों के गिफ्ट ईद का तोहफा कह करके आप दे दें, राशन आप उनको दे दें, लेकिन ज़कात का ना कहें ताकि उसको गलत फीलिंग ना हो, इज्जत नफ्स पामाल ना हो। आप गिफ्ट और हदिया तोहफा कह करके उनको दे सकते हैं और इस तरह से ज़कात आपकी अदा हो जाएगी। अच्छा, ऐसे लोगों के लिए भी फरमाइएगा, उनकी भी रहनुमाई फरमाइएगा, अगर किसी शख्स के पास 44,000 या इससे ज़्यादा की रकम 6 माह से मौजूद है, 1 साल नहीं हुआ, उसको भी ज़कात देनी होगी या वो 1 साल होने पर दे सकता है? नहीं, जी हाँ, 1 साल होने पर दे सकता है, देना होगी। असल बात यह है कि ये निसाब है जो मैंने बयान कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल निसाब ज़कात का ऐलान किया करती है, तो इस दफ़ा जो ऐलान हुआ है वो है 44,000 रुपये। तो 44,000 रुपये अगर पूरे साल मौजूद हों या 44,000 रुपये के बकदर सोना चांदी पूरा साल मौजूद हो तो फिर उसके ऊपर ज़कात होगी। जो आपने सूरत बयान की 6 माह 8 माह अगर किसी के पास है उस पर ज़कात नहीं है। और ये भी फरमाइएगा, ज़कात दी जाएगी और रमज़ान में ही दी जाएगी, ऐसा ही है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट। ज़कात का रमज़ान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़कात जैसे अभी आपने कहा ना कि साल पूरा होने पर, तो साल तो रबीउल अव्वल में भी पूरा हो सकता है, जमातुल अव्वल में भी पूरा हो सकता है, शव्वाल में भी पूरा हो सकता है, बकरा ईद के मौके पर भी पूरा हो सकता है। हमारे यहाँ लोगों ने ज़कात का ये एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि रमज़ान में, शायद इसके पीछे एक और लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपको मालूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई अहादीस में फरमाया, जो आदमी आम दिनों में 1 नफल पढ़ता है तो रमज़ान में वो 1 नफल 70 नफलों के फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, और 1 फ़र्ज़ अदा करता है और रमज़ान में अगर वो फ़र्ज़ अदा करेगा वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाएगा। तो चूँकि नफल का, फ़र्ज़ का सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, अजर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे हमारे यहाँ कई मुसलमानों ने ये तासुर कायम कर लिया है कि जनाब हम ज़कात रमज़ान के अंदर देंगे। अगर किसी का साल रमज़ान में पूरा हो रहा है, आदत बनी हुई है, तो ठीक है, वो रमज़ान के अंदर देगा। बात आपकी कट रही है, माज़रत, मुझे लाहौर के कुछ मनाज़िर दिखाने पड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मियो अस्पताल पहुंचे और जो धमाका हुआ था उसके जख्मियों की आयादत वो करने आए, मीडिया से बात कर रहे हैं। चल रही है, इंशाल्लाह जैसे कंप्लीट होती है तो फिर आपको बताते हैं उसके बारे में जी, इंशाल्लाह। अच्छा, सीएम साहब ये बताइएगा कि आइंदा के लिए जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है वो क्या रखा जाएगा? आईजी साहब भी आपके साथ खड़े हैं कि अब ये इतना बड़ा लैप्स हुआ कि सिक्योरिटी इदारे जो है वो नाकाम रहे दहशतगर्दों को पकड़ने में। जैसे ही वाक़या हुआ मैं तो जा रहा था कहीं विजिट पे बकर और सरगोदा, तो हमने कैंसिल कर दिया अपने प्रोग्राम। इमीडिएटली हमने अपनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हैं और तमाम अरेंजमेंट्स का हमने जायज़ा लिया है, तो इंशाअल्लाह सिक्योरिटी जो होगी वो बीपअप होगी। सीएम साहब ये फरमाइएगा कि क्या आपने भी अपना कोई नया सिक्योरिटी प्लान तस्वीर किया? मीडिया टॉक आप साथियों के साथ जा रहे हैं और आपके 2 गार्ड साथियों के आगे खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आज सुबह से आपके यही तो 2 गार्ड हैं वो साथियों से शदीद बदतमीजी कर रहे हैं, खासतौर पे वो वाले साहब जो है। अब आपने सवाल जवाब भी सुना, आप लोगों के माइक भी इन्होंने उठाए हुए हैं, आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए खड़े हैं। आपको फैसिलिटेट मैडम यास्मीन राशिदी थी जिन्होंने आके मामले को हैंडल करवाया। अलबत्ता यहाँ पर सिक्योरिटी के इतने सख्त, ज़्यादा ही सख्त इंतजाम थे कि सहाफ़ियों को धक्के देकर हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहबा कल भी मौजूद थी, आज फिर भी मौजूद उससे पहले यहाँ धक्के ही बैठ रहे थे सहाफ़ियों को। आईजी साहब की टीम हमारी इधर ही मौजूद थी और इंशाल्लाह हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मीडिया के सवालात का इनको सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा दाता दरबार धमाके की रिपोर्ट, इसकी तफसील जल्द शेयर करेंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कल से अब तक वो इस मामले पर नज़र रखे हुए थे। भक्कर और सरगोदा का उनका दौरा था, जैसे ही धमाका हुआ उन्होंने अपनी तमाम तर जो मसरूफियात हैं उनको मनसूख किया, और अभी भी वो इस सिलसिले में आज इसीलिए आए थे कि इसके ज़ख्मियों की आयादत कर सकें। और इससे पहले मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमारे साथ थे, उनसे हम बात कर रहे थे, अभी भी उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती साहब, आप फरमा रहे थे कि ज़कात सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान में दी जाए, ऐसा है नहीं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाब के लिए ऐसा करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, एक तो ये कि आप अपनी बात भी मुकम्मल करें, दूसरी ये कि लोगों के इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? देखें, असल बात यह है, मैंने जैसे कि पहले कहा कि साल पूरा होने पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है। अब किसी का साल पूरा होगा शव्वाल में, किसी का रबीउल अव्वल के अंदर, किसी का जमादुल अव्वल के अंदर,
किसी का शाबान में, तो जब साल पूरा हो उस वक्त आपको देना फर्ज है। सही। इसका खास तौर पर एहतमाम करना चाहिए और हम ज्यादा से ज्यादा सवाब, चूंकि हमारे यहाँ ये है आम दिनों में नफल पढ़ेंगे तो रमज़ान में वो फ़र्ज़ के बराबर हो जाएगा, आम दिनों में जो फ़र्ज़ पढ़ेंगे रमज़ान में वो 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाएगा। ये चूंकि कॉन्सेप्ट है और ये बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हमने अपनी तरफ से एक एडिशन ये कर लिया है कि हम ज़कात रमज़ान के अंदर अदा करेंगे। अब अगर किसी का साल रमज़ान में पूरा हो रहा है या आदत बनी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा इंतज़ार करते रहना कि जब रमज़ान आएगा तो हम ज़कात देंगे, ये तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं। इसके साथ साथ एक अहम बात यह है, ज़कात के बारे में भी और सदक़े के बारे में भी अहम नुक्ता ये है, जब आपके सामने कोई ज़रूरतमंद आए उसकी ज़रूरत को पूरा करो। अब ये तो कोई कॉन्सेप्ट और तरीका ना हुआ ना ये शरीयत का मिजाज हुआ कि एक आदमी शाबान के महीने में आपके पास बीमार, मोहताज, मिस्कीन, फ़कीर, बेवा वो आपके सामने आ गई। अब आप कहें नहीं जी मैं तो इसको ज़कात नहीं दूंगा क्योंकि मैं तो रमज़ान के अंदर दिया करता हूँ। भाई उसको आज खाने की ज़रूरत है, आज उसको दवाइयों की ज़रूरत है, आज उसको लिबास की ज़रूरत है, आज उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, और आप कहें कि नहीं मैं तो रमज़ान के अंदर अदा किया करता हूँ, ये तरीक़ाकार गलत है। जब आपके सामने कोई मुस्तहिक आ जाए, जब ज़रूरतमंद आ जाए, आप उसको अदा करें। और इसीलिए शरीयत ने ये भी हुक्म रखा है अगर कोई एडवांस में ज़कात देना चाहे तो वो भी दे सकता है। क्यों? ताकि ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी हो। ऐसा ना हो कि वो आए और वो खाली हाथ चला जाए और उसकी ज़रूरत पूरी ना हो सके। अच्छा, अब रोज़ा है, ज़कात है, फ़ितरा के बारे में भी हमें बताइए, क्योंकि उमूमन ये देखने में आया ईद की नमाज से पहले फ़ितरा अदा कर दिया जाता है। ये ठीक है? बिल्कुल दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। और देखें ये भी शरीयत की कितनी हकीमाना तालीम है कि आप अगर ईद की खुशी मना रहे हैं तो फिर आपको कम अज़ कम उन मुस्तहिकीन को भी जहन में रखना चाहिए कि जो इतने पैसे भी नहीं रखते कि अपने खाने का, अपने नानो नफ़क़े का, अपने ख़र्चे का कुछ इंतज़ाम कर सकें। तो 1.25 सेर गंदम यानी आजकल के एतबार से तकरीबन 100 रुपया बनता है, अपनी तरफ से भी और अपने बच्चों की तरफ से भी। चूँकि आप एक साहिब हैसियत हैं तो आप भी और आपके बच्चों की तरफ से भी ये तोहफ़ा, ये फ़ितरा गरीब को जाना चाहिए। और ईद की नमाज से पहले क्यों रखा गया? ताकि वो भी ईद के अंदर शरीक हो जाए और उसको भी खुशियाँ नसीब हो जाएं, उसके बच्चों को भी खुशियाँ नसीब हो जाए। इसलिए सुन्नत, अफजल, बेहतर यही है कि ईद की नमाज से पहले। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेम डे ईद के दिन ही अदा किया जाए, बल्कि उससे पहले भी अगर कोई अदा करना चाहे तो कर सकता है। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं या किसी गलती की वजह से अदा नहीं करते, तो वो समझते हैं चूँकि ईद गुजर गई है तो अब हम अदा नहीं कर सकते। अगर आपने अदा नहीं किया तो ईद की नमाज के बाद भी अदा कर सकते हैं, लेकिन ये बहरहाल फरीज़ा है जो आपको अदा करना होगा और बर वक्त करना होगा। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ थे, हमसे बात कर रहे थे ज़कात, फ़ितरा, और सबसे बढ़कर ये कि ये निज़ाम लोगों की मदद के लिए है। आप दूसरों का हाथ पकड़ें इसलिए है, तो हाथ पकड़ें, ज़रूर पकड़ें और वक्त पर पकड़ें। वक्त कम है, ख़बरें ज़्यादा हैं, मुझे आगे बढ़ने का इशारा मिल गया है और हम सीज़न के फ्रूट्स की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, फलों का बादशाह आम आने वाला है और आम आने में थोड़ा सा वक्त है, इसीलिए तो कैरी मार्केट में आ गई है। कच्चा आम यानी कि कैरी के बहुत सारे फ़वाइद हैं। देखने में तो प्यारा है, चखने में तो अच्छा है, लेकिन इसके जो तिब्बी फ़वाइद है ना वो भी कुछ कम नहीं है। माहिरीन कहते हैं आम की निस्बत ये छोटी सी हरी सी प्यारी सी कैरी विटामिन सी से है भरी, और सिर्फ विटामिन सी नहीं, B1 इसमें है, B2 इसमें ज़्यादा पाया जाता है। फिर ये जो मौसम है ना, मौसम की जो शिद्दतें हैं ना, इस सब से बचने के लिए भी ये कैरी है बड़ी ज़रूरी। हम इसे तरह तरह से खाते हैं, इसका मज़ा लेते हैं, तो हम इस पे बात क्यों ना करें। और हमें इसके ऊपर बात करनी है तो आज हमने अपने मेहमान को भी इसीलिए मदऊ किया है। शेफ़ इकबाल फूड एक्सपर्ट है, हमारे साथ हैं, तो उनसे ही बात कर लेते हैं। वेलकम टू नया दिन, कैसे हैं आप? जी थैंक यू सो मच किरण, ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैं इंतज़ार कर रही थी कि मुझे कुछ नए रेसिपीज़ मिलें कैरी के, कि मैं उसको कैसे कैसे खाऊं, दाल, चटनी और अचार के अलावा। लेकिन जब मैं थोड़ा सा पढ़ने बैठी तो मुझे अंदाज़ा हुआ मुझे तो इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मालूम ही नहीं थे, अब पता चला है। तो मुझे ये सारी बातें बताएं आज आप। बिल्कुल किरण, पहले तो जिस तरह डिस्कशन हो रही थी रमज़ान के हवाले से, यही कहूँगा कहते ना कि हयात लेके चलो चाहे कायनात, मगर चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। और बाकी इसके फ़ायदे यकीनन बहुत ज़्यादा। मैंगो फूड का बादशाह एज यू सेड, इसका आगाज़ सबसे पहले ओरिजिन ये सबसे पहले काश किया गया बर्मा या ईस्टर्न इंडिया में, उसके बाद थ्रू आउट दी वर्ल्ड खाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ खाया जाता है
बिगेस्ट रीजन जिस तरह आपने कहा, एक तो इसका जायका बहुत ज्यादा होता है, टेम्पटिंग होता है, वैरायटी बहुत ज्यादा है, कुछ मीठे होते हैं, कुछ में खटास ज्यादा होती है। रॉ मैंगो की बात की आपने, कैरी की, तो उसके भी काफी चीजें बनाई जाती हैं। देखा, नाम लेते कैरी का चटखारा है। ऐसा ही बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जरूर कहूंगा कि चाट हर घर में बनाई जाएगी। अगर चाट में भी आप नींबू ऐड करते हैं, इमली की खटास ऐड जरूर करते हैं, लेकिन उसमें डाल लेते हैं, आलू बुखारा भी ऐड करते हैं। उसमें अगर आप जरा सा रॉ मैंगो इनकी कैरी को चॉप करके आप शामिल करें, तो जैसे आप बाइट लेंगे आज अफ्तारी में ही, चटपटे चने होंगे, मसालेदार, लेकिन इसकी जो खटास अमेजिंग, और जायके के साथ साथ किरण वेरी गुड फॉर हेल्थ, डाइजेस्टिंग सिस्टम को बूस्ट करता है। इफ्तारी दूर है, लेकिन फिर भी मुझे रेसिपी जाननी है, पूरी रेसिपी बताएं अभी आप पहले मुझे इसकी। देखिए, चाट जिस तरह बनाते हैं, चने आपने बॉईल कर लिए। बहुत से लोग नहीं जानते चने किस तरह परफेक्टली बॉईल किए जाते हैं। चने आपने परफेक्टली इस तरह का आपने ओवरनाइट पानी के अंदर सोख करके रखा, उसमें आपने सोडा ऐड की, अगली सुबह उठकर आपने वो पानी जाया किया, नया पानी फिल करके बॉईल किया। चने की चाट जैसे भी आप बनाते हैं बना लीजिए। आखिर में आपने रॉ मैंगो इनकी कैरी को आपने छोटे छोटे चंक्स आप काट लें, जिस तरह किरण चाट मसाला ऊपर से ऐड करते हैं या पापड़ी, इसी तरह आपने चॉप कैरी ऐड करनी है, मिक्स करके आप खाएं तो बहुत मजा आएगा। बस एक ही रेसिपी है, इसके अलावा मुझे बताएं कोई ड्रिंक भी हो सकता है इसका? इसकी ड्रिंक आई वुड से कि बेस्ट बनती है। वजह ये तो खटास मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, बहुत मजे की इसकी ड्रिंक बनती है। आपने सिंपली 4 अदद आपने रॉ मैंगो कैरी ली, फर्ज कीजिए फ्राइंग पैन है, हल्का सा आपने से कुक करना है या तवे पे भी कर सकते हैं हम। एक जानिब से जैसे ब्लैक हुआ काला टर्न ओवर किया, दूसरी जानिब से भी इसे काला कर लें। बाहर से काला हो जाएगा मैंगो, ये कैरी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, एक पल्प हो जाता है, बन जाता पल्प है। हो जाता है। यस, यस, तो चम्मच से आपने इसका पल्प निकालना है, खाना नहीं है अभी नहीं खाना है चम्मच से इसका आपने पल्प निकाला, आपने जूसर मशीन में ऐड किया। इसमें ऐड करना आपने पुदीने के पत्ते, लाहौरी नमक ऐड शामिल करना है, चीनी ऐड करनी है, और आइस बर्फ शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से बिल्कुल मिक्स कीजिए। अब तो जब आप पियेंगे तो खटास भी होगी, मज़े का, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिंग सिस्टम बूस्ट कर अच्छा होता है, तो आपको इजीली रोज़ा रखने में भी आसानी होती है। लेकिन इसका मज़ा बहुत मज़े का। चाट मसाला डाल लूँ साथ में क्या? कौन मना कर सकता आपको, है ना कौन मना कर सकता है, ये भी अच्छा था। ठीक है, अचार, चटनियाँ, जूस कैरी का, और ये इफ्तारी में तो अच्छा है, सहरी में अच्छा है, सहरी बहुत अच्छा है। देखिए, ओवर ईटिंग की वजह से सुबह के टाइम भी आई थिंक एक लिमिट में कहते हैं ना, वो छलक जाता है, जो पैमाना होता है बहुत ज्यादा। ये ऐसी चीजें जो डाइजेस्टिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं, वो तो लेनी नहीं चाहिए। तो बहुत अच्छा है किरण, इसके बहुत फायदे। कमाल शेख इसका बहुत अच्छा। आपको शेर व शायरी से भी शगफ है। आरजे भी हूँ टीवी शोज, तो वेरी नाइस। और तो ये चीजें, इसी तरह इसकी चटनी बहुत अच्छी बनती है किरण। कोई अगर अनोखी सी रेसिपी है, डिफरेंट सी, तो वो बताएं, क्योंकि मेरे पास जो रेसिपीज है ना, वो सारे लोगों के पास है, वो ही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। चटनी का आप इस तरह से कर सकते हैं कि सिंपली आपने पील ऑफ किया, छिलका रिमूव किया, जूलियन काट लेना आपने, इनकी लंबाई में काट लिया। ओके, आपको कुकिंग आती है थोड़ी थोड़ी आप विजुलाइज करिए। उसे आपने फ्राइंग पैन के अंदर शामिल किया, उसी में आपने लगभग 2 से 3 मिनट की भुनाई करनी है। पानी ऐड नहीं करना, चीनी शामिल नहीं करनी। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें आपने चीनी शामिल करनी है, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, 1 मिनट मजीद भुनाई करनी है, जितनी ख्वातीन देख रही हैं। फिर इसमें उतना पानी ऐड कीजिए जितनी आप बनाना चाहें। वैसे अगर कह रही है तो इसमें आपने लगभग 2 कप्स पानी शामिल करना है। 8 से 10 मिनट कुक करने के बाद इसमें आपने कलौंजी मिलानी है, तो उसका कलर भी बहुत मजे का होगा, खटास इसकी अमेजिंग, और ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, और वैसे ही बहुत मजे की। अच्छा, वैसे उमूमन चटोरे थोड़े थोड़े मेरे जैसे लोग या आपके जैसे लोग, हमें ना कहीं भी कैरी मिले, हमको वो जरूर बाइट करना होता है, खाना जरूर होता है। और आजकल तो जब भी शॉपिंग पे जाते हैं, तो वो जो ठेलों पे मिल रही होती है मसाले वाली कैरी, मुझे वो बहुत पसंद है। बिल्कुल, उसके कोई नुकसान तो नहीं है ना? उसकी खटास वैसे बहुत ज्यादा, बहुत से लोग उसके ऊपर नींबू भी ऐड करते हैं, और भी और खट्टा करने के लिए लाल लाल सा मसाला भी पड़ा होता है। ये कोई गला वाला तो नहीं पकड़ लेता उसके बाद में? मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने पूछा। देखिए किरण, दुनिया भर के माहिरीन ये कहते हैं जो मौसम के जितने भी फ्रूट्स हैं सब बेस्ट हैं आपके लिए, चाहे सिट्रस हो या मैंगो हो, तो बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद है। बल्कि एक शो हम करते हैं किरण, पाकिस्तान टेलीविजन में, डॉक्टर, हम
ये सोचते हैं कि सर्दियों में भी नींबू आप ना खाएं, ऑरेंज ना खाएं। ये सब मिसकंसेप्शन। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और इस हवाले से भी यही बात है, जो भी खाएं वो एतदाल से खाएं, ये जरूरी है। और ये कि वो वाली कैरी खाते वक्त बिल्कुल ये नहीं सोचो इन्होंने धोई होगी कि नहीं, काटी ठीक से होगी कि नहीं। बिल्कुल, अगर खाना ही है, कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ये सिर्फ एहतियात मेरे लिए थी। नहीं, वैसे खा ही रहे हैं तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तो नहीं फिर तो एंजॉय करना है। कैरी सामने आए तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता अलावा खाने के। बहुत शुक्रिया शेफ इकबाल, आप हमारे साथ थे और इन्होंने हमें बड़ी अमेजिंग रेसिपी बता दी चटनी की भी, और जूस तो मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ। तो ये सब कुछ तो जब हम ट्राई करते हैं ना, फिर हम अपने लुक्स को कैसे भूल सकते हैं, ख़ास तौर पर वर्किंग लेडीज़, क्योंकि इनको तो लाजमी अपने शौक़ की खातिर से ही मेकअप तो करना पड़ता है। रमज़ान मुबारक है, इसमें मेकअप करना पड़ रहा है, तो ये मेकअप होना कैसा चाहिए है। उमूमन जो ख़वातीन मेकअप करने की शौकीन है उनके लिए ये बात मसला बन जाती है। ज़्यादातर ख़वातीन को ये परेशानी रहती है कि माह मुबारक है, हम रोज़े से हैं, तो फिर मेकअप कैसा करें, कैसा मेकअप इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये सुना था, ये पढ़ा था कि आजकल मेकअप दस्तयाब है और वो है हलाल मेकअप। क्या हलाल मेकअप इस सब का हल है? वाकई मेकअप हलाल, ये सारे आइडियाज़ क्या हैं, इसी सब के ऊपर ब्यूटी एक्सपर्ट विकी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नया दिन। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये मत पूछिएगा कि मेकअप से पहले कैसी थी मेकअप के बाद की बात है। और ये हलाल मेकअप, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, हमें ज़रा कुछ इसके बारे में बताइए आज आप। मेकअप की बात की जाए तो आपको पता है ख़वातीन का मेकअप से कैसा रिलेशन है, जैसे आप कह लें कि एक जान का एक जिस्म के साथ आप कह सकते हैं। आजकल तो ऐसा ही, आपको पता है कि मेकअप इतनी ज़रूरी चीज़ बन चुकी है कि आपको लगता ही नहीं है कि विदाउट मेकअप अगर आप कहीं जा रही हैं या आप जाना चाह रही हैं तो आपको फ्रेशनेस ही फील नहीं होती है। नहीं होती। तो मेकअप की जो बात की जाए तो रमज़ान है, रमज़ान में आपको पता है कि मेकअप जो है वो अफ्तार पार्टीज़ होती हैं, दावतें हो रही होती हैं, लोग इनवाइट कर रहे होते हैं शाम के टाइम पे कि आपने आज हमारे यहाँ अफ्तार करना है। तो उसके लिए फिर जल्दी से टेंशन होती है कि आज मैं मेकअप क्या करूँ। देखिए, कुछ लोग होते हैं वो मेकअप को अवॉइड करते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत सॉफ्ट मेकअप करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो मेकअप के शौकीन होते हैं। वो कहते हैं कि हमने वज़ू कर लिया है, वज़ू के बाद हम मेकअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको पता है अफ्तार के बाद तो फिर वैसे ही शाम का टाइम हो जाता है, तो फिर उनकी पार्टी चल रही होती है। तो मेकअप जो है मेरे ख्याल में एज रिक्वायर्ड, जैसा आप ड्रेस वेयर कर रही हैं, कॉटन है, आपको पता है गर्मी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप मेकअप करें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, ड्रेस के हिसाब से हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, देखिए काम तो रुकता नहीं, खातून घर से निकली हैं, दफ्तर गई हैं, मीटिंग्स तो होंगी, बिल्कुल होंगी, काम तो करना है, बिल्कुल करना है। अब उसमें बताएं ना कोई, मतलब ये खातून, अगर कोई खातून ये फीडबैक अवॉइड करना चाह रही है, अल्लाह इनका रोजा है और इन्होंने इतना सारा मेकअप कर रखा है, हाँ, exactly. फिर वो कौन से कलर्स चूज करे? देखिए मेकअप की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द वेदर हर चीज़ को हम देखते हुए अगर मेकअप करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। आपकी नेचुरल जो एक पर्सनैलिटी है वो डिफाइन होगी और वो उसके जो आउटपुट होगा बहुत खूबसूरत होगा। लेकिन अगर आप ओवरलोड मेकअप करेंगी तो आपको लगता है कि आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ बेस नहीं जा रहा है, आपने लिप कलर इतना शार्प और वो भी कड़ी धूप में अगर आपने लगा लिया तो वो भी बहुत बुरा लगेगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा आपने शार्प आई शेडोज लगा लिए, लाइनर लॉन्ग लगा लिए, शार्प कर लिए, तो वो भी बुरा लगेगा। इसीलिए डे का मेकअप, इवनिंग का मेकअप, नाइट का मेकअप और शाम का जो मेकअप होता है पार्टी मेकअप, वो हमने सबको एक कैटेगराइज कर दिया है। जब आप किसी सैलून जाती हैं, किसी ब्यूटिशियन के पास जाती हैं, एक्सपर्ट के पास जाती हैं, तो आप अपना ओकेजन बताती हैं सबसे पहले कि आज मुझे आप डे मेकअप कर दें। या अगर ख़वातीन घर पे करना चाह रही हैं तो उनको एटलीस्ट माशाल्लाह मॉर्निंग शो देख देख के इतना सेंस हो चुका है कि वो हर चीज़ को फ़ौरन ना कैमरा लेके यूँ बैठी होती हैं टीवी के आगे, फ़ौरन से कैप्चर कर लेती कि क्या हम आर्टिस्ट जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप डे में कर रही हैं तो सॉफ्ट मेकअप रखें, शाम में कर रही हैं तो थोड़ा सा इवनिंग मेकअप, और अगर रात में कर रही हैं तो आप डार्क मेकअप भी कर सकती हैं। विकी, ये फरमाइएगा, क्या बीबी क्रीम एक ऑल्टरनेट है फाउंडेशन का? यस, एग्जैक्टली। बीबी क्रीम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि क्या अगर उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ओवर मॉइस्चराइज़र है। आपको पता है बेस के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, ओवरलोड मॉइस्चराइज़र भी समटाइम ऐसे लिक्विड फाउंडेशन होते हैं कि वो आप लगाते हैं, कुछ टाइम के बाद वो ऑयल पूरा फेस आपका ऑयली हो जाता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं से क्रैक्स आ जाते हैं, कहीं से हल्का सा आपने टच किया गया और वो ना पूरा फेस आपका बहुत, मतलब एक ऐसा आउटपुट जा रहा होता है कि बोलते हैं कि ये आपके फेस पे क्या हुआ, कोई चीज़ आपकी उतर गई है। हाँ। तो जैसे वो एक्सटेंशंस होती है, कभी गिर जाती हैं किसी की इसी तरह मेकअप का भी, हालात से बचाए सबको बिल्कुल। सो उसके लिए जो है आप बीबी क्रीम जो है वो वाली लें जो एटमॉस्फेयर, जैसे कि हमारा बहुत हॉट है, आपको पता समर है तो बहुत ज़्यादा जो है वो आप उसके लिए उसकी क्वांटिटी आप अगर टेस्टर करना है आपको तो वो थोड़ा थिकी हो,
वो बिल्कुल ये ना हो कि लिक्विड हो, आपने लगाया बिल्कुल पतला पानी की तरह होगा तो उसकी लास्टिंग नहीं होगी। ये बड़ी अच्छी टिप है, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग नोट करें कि अगर आप जब भी फाउंडेशन या कोई भी बीबी क्रीम लेने जाती हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है, जो उसका एक लिक्विड होता है, वो अगर थिक होगा वो आपका लास्टिंग ज़्यादा करेगा। आपने उसको लगाना है अच्छे तरीके से, उसको पेनिट्रेट करना है, उसके ऊपर लाइट सा पाउडर लगाएं। अगर दिन में कर रही हैं लाइट सा पाउडर लगा लें, आपका वो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे कहीं नहीं गया। वाओ, यस। और ये बहुत बेहतरीन ऑल्टरनेट है, कम से कम इन दिनों में आप कर सकती हैं। जो वर्किंग लेडी हैं उनके लिए भी यही है कि वो मेकअप का फाउंडेशन अपने कॉम्प्लेक्शन के साथ लें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि थोड़ा गोरा हो, हमारा फेस थोड़ा गोरा। देखिए वो तो आजकल फिल्टर्स भी बहुत ज़्यादा मोबाइल में, सेल्फी का टाइम है, पिक्चर्स का जो है आजकल ज़माना है, तो उसमें ये होता है कि आप उससे भी अपने आप को गोरा कर सकती हैं। लेकिन नेचुरल जो आप किसी के सामने जा रही हैं तो आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो फाउंडेशन लगाएं। लिप कलर दिन में जो है वो शार्प ना लगाएं। आई शेडो बिल्कुल न्यूड लगाएं तो वो आपकी बहुत अच्छा एक आउटपुट जाएगा। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है लोगों का कि शायद फाउंडेशन स्किन को ज़्यादा नुकसान देता है बनिस्बत बीबी क्रीम्स के। फाउंडेशन देखिए वो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। देखिए दिन में फाउंडेशन लगाया या बीबी क्रीम लगाई, इन द नाइट जब आप अपनी जॉब से वापस आती हैं या किसी ओकेजन से वापस आती हैं, तो क्या आपने उस फाउंडेशन को, उस मेकअप को रिमूव किया प्रॉपरली? अगर आपने किया तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आप हल्का सा क्लिंस करें अपने फेस को एवरीडे। अगर आप एवरीडे मेकअप कर रही हैं तो आपको क्या करना है कि आपको रोज़ाना रात में लाइट सा बेबी कोई भी क्लिंजर आप यूज़ कर लें जिसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल ना हो, जो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म पे हो। आप ऑर्गेनिक कह लें, आजकल तो ऑर्गेनिक का ज़माना है, आपको पता है लोग ज़्यादा प्रेफर ही ऑर्गेनिक कर रहे होते हैं। तो आप उसकी क्लिंस करके स्किन को पूरा नीट करें, उसके बाद आप ठंडे पानी से वॉश करें, देन आप अपना स्लीप टाइम जो है वो शुरू करें। और टोनर स्किप नहीं करना है, क्लेंजिंग अगर करें तो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप देखें टोनर की भी एक वो चीज़ होती है कि डे में अगर आप कर रही हैं, टोनिंग जो है वो फेस के लिए होती है कि आपको सन जो एक आपकी होती है, सन लाइट होती है, उससे वो प्रोटेक्शन देती है टोनिंग। आपको फ्रेश जो है स्किन को, आपके जो पोर्स होते हैं उनको फ्रेश थोड़ा सा फील करवाती है। तो उसके लिए जो है आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है मोस्टली जो टोनर्स हैं वो आप क्लीनर रखती हैं, मेकअप रिमूवर जो है वही टोनर का भी काम कर रहे होते हैं आपका, तो एज एन ज़रूरी नहीं है। मेकअप रिमूविंग पे मुझे याद आया, ये जो हम लोग यूज़ करते हैं वाइप्स, ये कहीं लॉन्ग टर्म में स्किन के लिए डैमेजिंग तो नहीं है? नहीं, वाइप्स आप रख सकती हैं। देखिए क्वालिटी पे डिपेंड करता है, हर चीज़ हमारी क्वालिटी पे है। हमारा मेकअप किस क्वालिटी का है, हमारी जो स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं वो किस क्वालिटी की हैं, हम वाइप्स जो हैं वो किस क्वालिटी के यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। देखिए ज़रूरी है, देखिए आप कहते हैं ना फैशन जो है, फैशन में खर्चा भी बढ़ेगा। अगर आपको खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आना है तो आपको जेब भी थोड़ी सी हल्की करनी पड़ेगी। ये भी करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे बिल्कुल जल्दी से बताइएगा, आजकल मेकअप रिमूव करने के लिए ऑयल बेस्ड बाम्स हैं, यस, ऑयल बेस्ड क्लिंजर्स हैं, ये फार बेटर हैं दूसरे प्रोडक्ट्स के। यस एग्जैक्टली, आप कर सकती हैं। अगर आप यूज़ आपके ऊपर, आपकी स्किन को अगर सूट कर रहा है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज आप अपने किसी भी पास जाएं, उससे पूछें कि मुझे आया क्या यूज़ करना चाहिए। और बात की जाए जहाँ पे ये जो हमारा सीजन है, ये जो हमारा मौसम है जिस तरह का, इसमें ये सूट कर जाएगा? पिंपल्स लेके तो नहीं घूम रहे होंगे? देखिए ये वही चीज़ आ जाती है कि आपकी स्किन पे डिपेंड करता है आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली। बस अपने आप को जाने पहले। थैंक यू सो वेरी मच, आज हमारे साथ थे आप, और मामला गुफ्तगू का यहाँ रुकेगा, मौज़ूआत दीगर भी होंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। नया दिन में नए सिरे से खुश आमदीद, और एक अहम खबर, एक अहम अदालती मामला। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, अपडेट दे देते हैं आपको जल्दी से। मिलिट्री लैंड से शादी हॉल्स और तिजारती मराकज़ गिराए जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं। इरफानुल हक, क्या कहा गया आला अदालत की जानिब से? देखिए, जो रिपोर्ट की गई थी सेक्रेटरी दिफा की जानिब से, उसको अदालत ने आई वॉश करार दिया और ये अपने रिमार्क्स में कहा कि दरअसल आप अदालत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं और हमें इस लॉलीपॉप से ना बहलाएं। हमने जो हुक्म दिया था उस पर अमल हुआ या नहीं, सिर्फ ये बताएं। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि बकिया अहकामात पर अमल दरामद हो गया है, तहम एक नुकता ऐसा है जिस पर मैं उस मामले को देखना चाहता हूँ, हमें कुछ मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि हम कोई मोहलत नहीं देंगे। हमारा हुक्म 22 जनवरी का था और कई महीने गुजर चुके हैं, आप अमल दरामद का वक्त है, आप जाएं और अमल दरामद करें। अटॉर्नी जनरल ने आखिर में कोशिश की और ये मजीद एक हफ्ते की मोहलत मांगने की कोशिश की और ये भी कहा
कि हमें फाइल देखने की मोहलत दे दें। मैं फाइल देखना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस गुलजार अहमद ने ये रिमार्क किए कि अब फाइल देखने का वक्त खत्म हो गया है, करने का वक्त है, जाएं और अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक, आप इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे। मैं ज़रा जल्दी से आपको वेदर अपडेट दे दूं। सिंध में रमज़ान का पहला अशरा कैसा गुजरेगा? ठंडा गुजरेगा। तो इसी मौसम की सूरत हाल के ऊपर, मौसम की इन्हीं अदाओं के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं कि आखिर होने क्या जा रहा है, इम्कान क्या है। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरफराज शाह। बहुत शुक्रिया सरफराज शाह साहब, आपने हमको वक्त दिया। ज़रा बताएं, ये अच्छी खबरें आ रही हैं मौसम के बारे में? जी, जैसे 2-3 दिन से कराची का टेम्परेचर अच्छा जा रहा है। आज भी हवाएं चल रही हैं और मतलब जुज़वी तौर पर अब्रालूद है, और अगले 2-3 दिन भी ऐसे ही रहेगा, तेज़ हवाएं रहेंगी और मतलब जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहेगा। और टेम्परेचर की मैक्सिमम टेम्परेचर 31 से 33 या 32 से 34 इस रेंज में रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और आगे जो 8-10 दिन है उसमें भी ज़्यादा इम्कान यही है कि टेम्परेचर इसी रेंज में रहेंगे, 33 ज़्यादा से ज़्यादा 33-34, इससे ज़्यादा शायद ना हो। तो पहले 8-10 दिन अच्छे गुजरेंगे रमज़ान के। जी, ये तो वाकई आपने अच्छी खबर दे दी पहले 8-10 दिन के बारे में। बहरहाल 8-10 दिन के बाद में हम दोबारा भी आपसे बात करेंगे और ज़रूर मौसम के बारे में पूछेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। जी, तो एक तरफ है मौसम की अदाएँ, दूसरी तरफ है कुछ हमारे सियासी शख्सियात के तेवर। ज़रा उन्हीं के ऊपर बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी एक बार फिर गुस्से में आ गए, और अगर यूं कहा जाए कि हुकूमत पर बरस पड़े तो गलत नहीं होगा। उन्होंने कहा उन लोगों को वजीर ख़जाना और स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया गया जिनसे वजीर आज़म मिले तक नहीं थे, जिनके बारे में वो जानते तक नहीं थे। अब ज़रा बताया जाए कि अगर ये मिले नहीं तो इन्होंने फ़ैसला कैसे किया, और अगर ये फ़ैसला इन्होंने नहीं किया तो फिर किसने किया। एकदम से हमारा वजीर खजाना को भी हटाया जाता है, हमारा स्टेट बैंक का हेड को भी हटाया जाता है, हमारा FPR का हेड को भी हटाया जाता है। फैसले कौन कर रहे हैं? वफाकी हुकूमत। टैक्स टारगेट्स नहीं मीट करनी। अगर आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो वफाकी टैक्स कलेक्शन, वो आप सिंध रेवेन्यू बोर्ड को हैंड ओवर करें। हम आपको 100% जो हम कलेक्ट करते हैं हम वफाक को देता है। IMF की भी पार्लियामान से मंजूर नहीं करते। आप हमें मजबूर करेंगे कि हम ना सिर्फ पार्लियामान में मगर पार्लियामान के बाहर एहतजाज करें। मुबारकबाद देना चाहूँगा, जहांगीर तरीन साहब ने डेप्यूटी PM का ओहदा जो है वो हासिल कर लिया। मेरा सूबे में जो मिल ओनर्स हैं उनके बेनामी अकाउंट्स निकलते हैं तो वो हराम। एक अमीर तरीन मिल ओनर का बेनामी अकाउंट्स निकलते हैं तो वो तो हलाल बेनामी अकाउंट्स है। और यही तो वो बयानात हैं। सिर्फ यही बयानात नहीं है कि वैसे जिस पर मैं बात करूँगी, लेकिन इसके ऊपर बात मैं ज़रा पहले करूँगी। और इसके साथ इसी के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब। गुड मॉर्निंग अदनान आदिल साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके कराची में तो मौसम अच्छा है, यहाँ ज़रा ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे टेम्परेचर 40-41 चल रहा है। कराची आ जाए, लेकिन बस 8-10 दिन की बात है। आप बुला ले, आगे का नहीं पता। आप टिकट भेज दें, मैं आ जाता हूँ। ये आपने कड़ी शर्त रख दी। मैं ये कह रही थी कि हुकूमत ने ना IMF की शराइत मान ली है, बड़ी कड़ी शराइत है। क्या होने जा रहा है? जी, जो सुन रहे हैं वो तो ये है कि गैस और बिजली की कीमत बढ़ेगी, हमारा फिर कचूमर निकलेगा, और जिस तरह वो कपड़े धोते हुए उन्हें खूब निचोड़ा जाता है, इसी तरह हुकूमत जो है मुतवस्सित तबके को और गरीब तबके को खूब निचोड़ेगी। उनसे 350 अरब रुपए 3 साल में इकट्ठा करेगी और इस साल 500 अरब के इजाफी टैक्स लगाएगी। तो ये जो IMF का पास ये लोग गए हैं, इससे एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई होगी। पहले ही आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है कि जो रुपया था वो डॉलर के मुकाबले में बहुत नीचे चला गया। 110 रुपये का डॉलर जो था 140-41 का हो गया, तो उसकी वजह से बहुत महंगाई हो गई थी और बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो स्लो हो गई थी। अब ये मज़ीद महंगाई करने जा रहे हैं, तो फिर हमारी तनख्वाहें तो आधी रह गई हैं। समझिए कि बजट के बाद तो यानी जो अगर लाख रुपए है तो 50,000 ही रह जाएगा। तो इस तरह जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं या जो कम आमदन के लोग हैं, जो 15-20 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाएगी। जब ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होने से, रुपया नीचे गिरने से, और फिर उससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिजली महंगी, गैस महंगी, बिजली से बनने वाली हर चीज़ महंगी।
तो मेरा ख्याल है अगले 3 साल जो हैं मुश्किल से गुजरेंगे, बहुत टफ होंगे आम लोगों के लिए टफ होंगे। आप कुछ कह रही थी? मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो चेयरमैन FBR वाला मामला है उसको इस तरह देखा जा रहा है कि अगर वो आ जाते हैं तो उसके बाद में टैक्स नेट बढ़ेगा और शायद उन लोगों से भी पैसे लिए जाएंगे कि जिनकी वजह से मुलाजमत पेशा लोग परेशान हैं। सारा टैक्स हमको देना पड़ रहा है, मुलाजमत पेशा को देना पड़ रहा है। अगर टैक्स नेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहूलत आएगी। आपके मुंह में घी शक्कर अगर ऐसा हो जाए बहुत अच्छा होगा, लेकिन हम ये हमेशा सुनते हैं, होता नहीं है। आप देखिए कि जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके ऊपर तो इनकम टैक्स लगा ही नहीं हुआ, उनकी करोड़ों रुपए के बाग बिकते हैं, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का बाग बिकता है, हजारों एकड़ जमीन है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो इनकम टैक्स से आज़ाद हैं। उन पे एक नॉमिनल सा बराए नाम सा एक इनकम टैक्स लगा हुआ है, ज़राई इनकम टैक्स, जो ना होने के बराबर है। और वो सारे असम्बली में बैठे हैं, वो अपने पे टैक्स लगने नहीं देते। उन्होंने आइन ऐसा बनाया हुआ है, कानून ऐसा बनाया हुआ है। फिर उसके बाद है ताजिर तबका, और ताजिर तबके पे जब भी हुकूमत टैक्स लगाना चाहती है वो हड़ताल कर देते हैं, फिर हुकूमत डर के मारे जो है वो टैक्स हटा लेती है। तो बच जाते हैं गरीब लोग, बिजली, गैस, दालें, खाने का तेल, साबुन, हर चीज़ जो गरीब आदमी, आम आदमी इस्तेमाल करता है उस पर हुकूमत टैक्स बढ़ाती रहती है ताकि पैसे इकट्ठे कर सके। हमने सोचा था कि शब्बर ज़ैदी साहब आएंगे तो जरूर कुछ बेहतरी आएगी, नामजद किया गया उनको। अल्लाह करे बेहतरी आए, शब्बर को अल्लाह इतनी हिम्मत दे। लेकिन सिर्फ शब्बर ज़ैदी का मामला नहीं है ना, पूरा FBR जो उनके साथ काम करेगा उसने टैक्स इकट्ठा करना होता है। फिर आपकी ताजिर बरादरी है, वो कहेगी कि देखिए पहले ही इतना मंदा चल रहा है, ऊपर से आपने हम पे टैक्स लगा दिया। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल चाहिए हुकूमत की, रियासत की, फिर ये मामला हल होगा। लेकिन फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि गरीब जो है वो बिल्कुल क्रश हो गया है। और हमें तवक्को थी कि इमरान खान जो कह रहे हैं ना हम तब्दीली लाएंगे, तो वाकई तब्दीली लाएंगे, कोई नए तरीके से हुकूमत करेंगे, वो कोई मुतबादिल माशी प्लान लेकर आएंगे, वो दरामदात कम कर देते, ये जो सीरियल्स आ रहे हैं, चॉकलेट आ रही है, इसको वक्ती तौर पर कम कर देते, स्मार्टफोन की दरामद थोड़ी कम कर देते, कारों की, तो इस तरह पैसे बचा लेते, इस तरह ज़र मुबादला बचा लेते। लेकिन वो पुराने तरीके पे चल पड़े। वो IMF के पास चले गए, सूदखोर जो इदारा है वो तो कहता है भाई हमने तो अपना वापस पैसा लेना है, तुम अपनी आमदन बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ, ये काम करो तो फिर हम तुम्हें सूद पे पैसा देंगे। तो यही पिछले 70 साल से पाकिस्तान में हो रहा है, वो इमरान खान ने भी कर दिया है। अच्छा। अब लोगों को चाहिए रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ करें कि कोई उनके ऊपर बेहतरी आ जाए। नहीं, ये तो इफ्तारी हो जाएगी, लेकिन ये लोग जो चीज़ें मुश्किल बना रहे हैं ना वहाँ का कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी इतने गुस्से में, इसीलिए वो इस कदर तनकीद कर रहे हैं? नहीं, वो तो इसलिए गुस्से में नहीं है, वो इसलिए गुस्से में है कि नैब ने उनके अब्बा जान को गर्दन से दबोचा हुआ है और गवाह पे गवाह मिल रहे हैं, और ऐसे लोग, ऐसे एविडेंस सामने है कि उन्होंने अरबों खरबों रुपए जो है वो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बनाकर मुल्क से बाहर भेजा है। उनको उसका खौफ है और इसलिए वो बहुत जारहाना बयानात देते हैं, हर बात पे वो हुकूमत की मुखालफत करते हैं। हमने देखा है जो अपोजिशन में होता है एक ही जैसी बातें करता है, हुकूमत के हर काम को बुरा कहता है, जब वो खुद हुकूमत में आ जाता है वही सारे काम करने लगता है जो हुकूमत। अदनान साहब, वो जो तनकीद कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हुकूमत की मुआशी टीम में 2 ओहदों पर IMF के जेर मुलाजिमत लोग आ रहे हैं, उनको रखा जा रहा है। उन्होंने ना इस पॉइंट के ऊपर ज्यादा तनकीद किया है। जी, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, उनके अब्बा भी ऐसे ही किया था। आसिफ जरदारी जब हुकूमत में थे तो नदीमुल हक जो IMF के बड़े अफसर रह चुके हैं उनको डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग लगा दिया गया था, हफीज़ शेख को जो है वजीर ख़जाना लगा दिया गया था, और जो स्टेट बैंक के गवर्नर हैं वो शाहिद कारदार थे, वो भी वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते रहे हैं, उनके कंसल्टेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने भी ये सारे काम किए थे। अब वो इमरान खान कर रहे हैं तो वो बुरे हैं, हम कर रहे हैं तो वो ठीक है। जो भी हुकूमत में आता है एक जैसे ही काम करता है। वो जो जब अपोजिशन में होता है हुकूमत को बुरा भला कहना लगता है, ये समझते हैं कि अवाम बेवकूफ़ है, उनको हम ताहयात जब तक दिल चाहे बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और उनसे वोट लेके इक़्तिदार में आते रहेंगे, म्यूज़िकल चेयर्स होती रहेगी। वही रिवायती एक हमारी रूलिंग क्लास है, अशराफिया है, वो पार्टी बदल के हुकूमत में आती रहती है, वही काम करती है, कोई फ़र्क नहीं है। पीपल्स पार्टी ने भी आके IMF से समझौता किया था और पार्लियामेंट में पेश नहीं किया था, अब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में पेश किया जाए। भाई तुमने कभी पेश किया है? आप अपनी कारकर्दगी भी तो देखें, आपको यानी 1000 अरब रुपए मिल चुके हैं पिछले 5-6 सालों में। मैं जो पूछ रही हूँ ना आपसे, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आज वो कह रहे हैं कि ये सारे के सारे मामलात आप पार्लियामेंट में रखें, कल जो नहीं हुआ ठीक है,
लेकिन अब तो ठीक रिवायत होनी चाहिए, अब तो ठीक इक़दाम होने चाहिए। क्या उनकी बात में इतना वजन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल है। मैं कहूँगा पार्लियामेंट में रखें, पार्लियामेंट को डिस्कस करना चाहिए। और पार्लियामेंट हमारी किस मर्ज की दवा है? ना ये इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस कभी करते हैं, ना ये टेररिज्म लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस करते हैं। कभी कोई सीरियस मसले पर जो कौम को दरपेश हैं, तालीमी निज़ाम है, सेहत का निज़ाम है, पाकिस्तान का डिफेंस है, टेररिज्म का ख़तरा है और ख़ारजा पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, कभी पार्लियामेंट में इनके ऊपर बहस होती ही नहीं है। इन्हें तो चाहिए 10-10, 15-15 दिन ठोस इस पर गुफ्तगू करें, बहस करें और किसी नतीजे पे पहुँचें, कौम को अच्छी खबर दें। लेकिन ये इस काबिल नहीं है। इनमें ज़्यादातर MNAs वो लोग हैं जो गली महल्ले के मसाइल से जिनको दिलचस्पी है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में सड़क बन जाए, ये ठेका मुझे मिल जाए तो ठेकेदार के साथ मिलके 20-25% में खा लूँ। इसके अलावा इनकी अहलियत नहीं है। बहुत कम लोग हैं इनमें जो जिनके अंदर ये अहलियत है कि वो ऐसे संजीदा मौज़ूआत पे गुफ्तगू करें। और ज़रूर हुकूमत को अच्छी रिवायात कायम करनी चाहिए। जो IMF का माहिदा है, पार्लियामेंट को जिन हालात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें अच्छी रिवायात का सामने आना, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स का सेट हो जाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ये इतना ही अंधेरा है जितना आपने बताया है? कुछ लाइट भी है इस टनल में? ये मेरे ख्याल में इससे ज्यादा अंधेरा है, मैंने थोड़ा कम करके बताया। जी देखिए ना, अब एक आदमी है, हमारे दफ्तर में कितने लोग हैं जिनकी 15-16 हज़ार रुपए तनख्वाह है। आप मुझे बताइए वो खाना भी ठीक से खा सकते हैं? एक 5-6 आदमी की जो फैमिली हो वो 15-16 हज़ार रुपए में 2 वक्त का मुनासिब खाना खा सकती है क्या? बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, मकान का किराया है, बच्चों की तालीम है, बीमार हो जाए तो डॉक्टर का खर्चा है, दवा का खर्चा है, दफ्तर से आने जाने का। जिन पुलिस एहलकारों की शहादत हुई है ना, उनमें से एक को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और 8,000 रुपए उसकी तनख्वाह थी माहाना। और उनके घर में बीवी, बेटियां, मतलब हालात का अंदाजा करें। हम सहाफ़ी तो परेशान नहीं, कौन है जो परेशान नहीं है? और मैं आपको ना एक और पाकिस्तान के जी 70% लोग पाकिस्तान में गरीब हैं, 70%, जिसका मतलब है कि 14-15 करोड़ लोग जो हैं पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जो बमुश्किल जिंदा हैं, जिनके लिए ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल है। और हम उसे रोज़, हमारे हुक्मरान रोज़ मुश्किल बनाते जा रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें रिलीफ दें। अभी आप ज़कात की बात कर रही थी ना, मुफ्ती ज़ुबैर साहब से बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में ज़कात दें। अगर किसी और महीने में कोई आदमी बीमार है, उसको ज़रूरत है, तो आप ज़कात के पैसे वो उसे दे दें। फिर वो जब साल में आपका जो हिसाब बनेगा उसमें से उतने पैसे आप काट लीजिएगा। तो इस तरह जो हमारा तो इस्लाम का आपको पता है कि इस्लाम में हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और जब मदीने में हिजरत करके रसूल करीम गए थे तो मक्के के जो मुहाजिरीन थे उनको अंसार के साथ मुआख़ात कायम कर दी थी कि ताकि जो लोग माशी तौर पे बहुत मुश्किल में हैं उनको अंसार जो अच्छे हालात में थे उनका भाई भाई बना दिया था और वो मुश्किल से बाहर निकल आए थे। तो आज भी अगर पाकिस्तान में एक अमीर ख़ानदान एक गरीब ख़ानदान का हाथ पकड़ ले और उसकी मुश्किलात को हल कर दे तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में गुर्बत ख़त्म हो सकती है। अगर हम सच्चे मुसलमान हैं और हमें दौलत से मोहब्बत नहीं है बल्कि अपने ईमान से मोहब्बत है और रसूल करीम की सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं तो वो उस अखवत का मुजाहरा करें और हर अमीर फैमिली, खुशहाल फैमिली एक गरीब फैमिली का ख्याल रखे तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। हुक्मरानों से तो मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है, जो भी आता है वो पहले से भी ज़्यादा ही ख़राब निकलता है। वो आप कहते हैं ना खरबूजा ये मीठा होगा, ये मीठा होगा, ये फीका निकला, ये फीका, तो वो फीके ही निकलते चले जाते हैं। हमारे पास जो हुक्मरान आता है वो पहले से भी गड़बड़ करने लगता है, पहले से भी ज़्यादा। जी किरण। अच्छा, मैं ना थोड़ी सी तशवीश और बढ़ गई। एक खबर ऐसी सामने आई, ऐसे कुछ इंकशाफात हुए, मैं एक रिपोर्ट दिखाऊं फिर हम इस पर बात करें। चाइनीज़ ग्रुप के कुछ अफराद को इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं आती, वो गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मदद से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। एक गैंग है कि जिसकी बातों में आकर शादी करने वाली महक, जब समा से बात की इन्होंने, समा के प्रोग्राम आवाज़ में इन्होंने बात की, हम इस खबर की तह तक पहुँचे, आवाज़ की टीम इस खबर की तह तक पहुँची, बहुत कुछ सामने आया। रिपोर्ट देखते फिर इस पर बात करते हैं। शादी का झांसा देकर पाकिस्तानी लड़कियों से खिलवाड़, चीनी मुल्जिमान के चुंगल से भाग कर आने वाली महक ने समा के प्रोग्राम आवाज में तहलका खेज इंकशाफात किए। अंश भट्ट है ना, वो शादी कराता था, वो उसका अपना ग्रुप था। अच्छा। उसके साथ एक और था कैसर, उसका अपना ग्रुप था। यहाँ पर वो पाँव भी धोते हैं लड़कियों के। अच्छा। पाँव भी धोते हैं
उर्दू बोलनी आती है उनको? थोड़ी बहुत नहीं आती? इंग्लिश भी नहीं आती। अच्छा, तो आप लोग कम्युनिकेट कैसे करते थे? हम लोग ये गूगल ट्रांसलेशन। महक का पाकिस्तान में अपनी वालदा से राब्ता हुआ तो क्या गुफ्तगू हुई, सुनने वालों के दिल दहल गए। अच्छा 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 मेरे को नहीं तरले तेरे सुने जाते ने की करा मेरे मासी जो मैं नट के आ जावा तेरे को मामा। चीन में फंसी कई लड़कियों ने मदद की दुहाई दी है। खुदा ना कोई तो हमारी मदद करे प्लीज। तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अदनान आदिल साहब, रिपोर्ट आपने देखी, ये क्या कहेंगे आप इस पर? ओहो, बिल्कुल दिल दहला देने वाली है, उदास कर देने वाली है। देखिए, आमतौर से ना पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो चीनी है ना वो तो हमारे बहुत दोस्त हैं, हमारी दोस्ती जो है वो हिमालय से ऊंची है, समंदर से गहरी है, और फिर ये कि चीन एक बहुत अमीर खुशहाल मुल्क है, तो लड़कियां समझती हैं कि वहाँ अगर हम किसी चीनी से शादी कर लेंगे तो हमारी हालत अच्छी हो जाएगी, गुर्बत दूर हो जाएगी। मसलन फैसलाबाद में जिन लोगों ने शादी की उनमें ज़्यादातर क्रिश्चियन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली लड़कियाँ थीं। तो वो तो आपको पता है कि हमारे यहाँ कुछ सेक्शंस हैं, कुछ लोग हैं जो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं और वो पसमानदा हैं। तो ये सोचकर गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं या लड़कियां जो हैं वो समझती हैं कि चीन वाले बहुत अमीर हैं और हमारे बड़े दोस्त हैं। लेकिन पहली जिम्मेदारी तो अदनान साहब, फिर पहली जिम्मेदारी तो देखिए, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। ये सारी की सारी बातें कि हमारे दोस्त हैं, हमारी दोस्त कंट्री है, कुछ बुरे लोगों ने एक प्लान बनाया और फिर उसके बाद में आके यहाँ क्या किया। लेकिन इस सब में भी पहली जिम्मेदारी तो लड़कियों की, लड़कियों के माँ बाप की है, बिलखुसूस अगर बात की जाए तो। बिल्कुल, लड़कियों की, उनके माँ बाप की, रिश्तेदार। हमारे यहाँ तो बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है पंजाब में, और देखिए कि इस तरह चकमे में आ जाना और फिर वो शादी करके वहाँ जाना और उसके साथ जो गैर अखलाकी सलूक किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिस्म फरोशी पे मजबूर किया गया, ये सब बातें तो बहुत ही उदास कर देने वाली हैं। अब ये बात स्कैंडल सामने आ गया है, पिंडी से भी सामने आ गया है, पिंडी में भी ऐसे लोग पकड़े गए हैं, लाहौर से भी पकड़े गए हैं और फैसलाबाद से भी पकड़े गए हैं। अब इसकी वसी पैमाने पे मीडिया को तशहीर करनी चाहिए और मीडिया कर भी रहा है। आपने देखा, आपने समा ने प्रोग्राम किया, अब आप डिस्कस कर रही हैं, तो लोगों में ये बात अब फैलेगी कि आंखें बंद करके भाई चीनियों पे ट्रस्ट मत करो। चीन में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, उनकी 1.5 अरब के करीब आबादी है, 1.5 अरब इंसान है वहाँ पर, यानी हमसे 7-8 गुना ज़्यादा आबादी है, और वहाँ भी गुर्बत है, और वहाँ पे भी ऐसे, वहाँ उनका एक तो कोई मज़हब नहीं है, बड़े प्रैक्टिकल से लोग हैं वो, ना वो क्रिश्चियन हैं ज़्यादा, ना वो मुसलमान हैं, उनका अपने ही कोई रिवायात हैं, उस पर वो अमल करते हैं। तो उनके अखलाकी और उनके मैनर्स, उनके अखलाकियात के म्यार, उनका कल्चर हमसे बिल्कुल फ़र्क है, तो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए। और अब जबकि ये इतना बड़ा स्कैंडल आ गया, मुझे खुशी हो रही थी, आज मैं एक अखबार में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि एक लड़की ने कहा कि मैं भागकर जो है एम्बेसी चली गई पाकिस्तान की, तो उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो वहाँ पे सफारत खाना है उसने उस लड़की की मदद की और वो फिर पाकिस्तान आने में कामयाब हुई। लेकिन सब लड़कियों में तो इतनी हिम्मत नहीं होती, ऐसे हालात नहीं होते कि वो भागकर और सफारत खाने में आ जाएं। चीन तो बहुत बड़ा मुल्क है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अब मेरा ख्याल है कि इन्हें, एक हुकूमत को भी इस मामले की संगीनी को देखते हुए कोई इदारा बनाना चाहिए कि जब भी किसी चीनी की पाकिस्तानी से शादी हो तो पहले कोई किसी किस्म का NOC जारी किया जाए और ये सिर्फ चीन के साथ ना हो, देखे जाए, ये दूसरे कंट्रीज के साथ भी हो। लेकिन अभी चीन की यहाँ पे ना इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गई है CPEC की वजह से, और लोग कह रहे हैं कि इनकी जो और ज़्यादा लोग चीनी पाकिस्तान आएंगे और शायद ये लाखों की तादाद में और इससे भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा उनसे मेलजोल बढ़ेगा, रब्त ज़ब्त बढ़ेगा। तो इसलिए कुछ ऐसे सेफ गार्ड्स हमें लेने चाहिए। एक तो ये कि माशरे में मीडिया के ज़रिए और ज़रियों से ये अवाम को शऊर फैलाया जाए, और दूसरे ये कि हुकूमत को सेफ गार्ड्स के लिए कोई ऐसे रेगुलेशन बनाए, ऐसा इदारा, कोई ऐसा लॉ बना दे कि जब चीनी और पाकिस्तानी की शादी हो तो पहले उसके क्रीडेंशियल्स चेक किए जाएं, NOC लिया जाए, फिर शादी हो, ताकि इस किस्म के जो केसेस हैं जिससे ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, उन लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हुई है, ये केसेस दोबारा ना हो। अब हमें इनसे सबक सीखने की ज़रूरत है। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और इन सारे मौज़ूआत पर थे। ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 2 अहम मामलात हैं। एक,
सिंध हाई कोर्ट ने वालिदैन को जून और जुलाई की फ़ीसें हरगिज़ अदा न करने की हिदायत की थी। और दूसरा है जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है, सूबाई हुकूमत ने, महकमा तालीम सिंध ने, कि कराची में जो स्कूल्स हैं उनकी इवनिंग शिफ्ट ख़त्म कर दी जाएँ। इस सब के ऊपर अब बात कर लेते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने वालिदैन को जून और जुलाई की फ़ीसें हरगिज़ अदा न करने की हिदायत की थी, लेकिन क्या स्कूल्स इंतज़ामिया ने फ़ीसों की वसूली बंद की या नहीं, कोई पेशरफ्त हुई या नहीं। महकमा सिंध ने कराची में इवनिंग शिफ्ट के स्कूल्स खत्म करने का फैसला किया। महकमा तालीम के मुताबिक बेशतर इवनिंग स्कूल्स में एनरोलमेंट न होने के बराबर थी, असातिज़ा नॉन टीचिंग स्टाफ ज़्यादा रहा और तलबा की तादाद इंतहाई कम, तो तलबा को मॉर्निंग शिफ्ट में मुंतकिल किया जाएगा। इवनिंग शिफ्ट ख़त्म करने से करोड़ों रुपए की बचत होगी। कम इनरोलमेंट वाले स्कूल्स ऐसे हैं कि जहां पर इवनिंग शिफ्ट को ख़त्म करने के लिए और उनको मॉर्निंग शिफ्ट में मर्ज करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। फहरिस्त तैयार की जा रही है, लिस्ट तैयार की जा रही है कि किस किस को स्टाफ का हिस्सा रखा जाएगा और किन किन लोगों को ये कहा जाएगा कि अब बजट्स में हमारे मौजूदा आपकी ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है। तो इसी सब पे बात करेंगे। सदर ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हैदर अली साहब हमारे साथ हैं। नया दिन में खुश आमदीद, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, जून जुलाई की फ़ीसें, इसका क्या बना? इसके ऊपर तो अहकामात भी थे, अमल दरामद कहाँ तक पहुँचा? देखिए, जहाँ तक मौसम गर्मा के महीनों की जो स्कूलों की छुट्टियों की फ़ीस है, उसके लिए सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जो अपना फ़ैसला दिया, उसमें ये नहीं कहा गया कि ये फ़ीसें जो हैं वालिदैन अदा न करें, बल्कि ये कहा गया कि एडवांस फ़ीस जो है वो न ली जाए। अगर जून और जुलाई में छुट्टियां हैं तो जून की फ़ीस जून में और जुलाई की फ़ीस जुलाई में, और जिस तरह सुबह सिंध में मई और जून में ये मौसम गर्मा की छुट्टियां दी गई हैं, तो मई की फ़ीस मई में और जून की फ़ीस जून में वालिदैन अदा करें, ऐसा कहा गया। ऐसा असल में मामला ये हो रहा है। यकीनी तौर पर ऐसा ही हो रहा है कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स ने अदालत उज़्मा के इस फ़ैसले को न सिर्फ ये कि कबूल किया है, बल्कि इस पे अमल दरामद भी हो रहा है। और हमने मई की फ़ीस जो है वो मई के साथ और जून की फ़ीस जो है वो जून के साथ लेने का ही फ़ैसला किया। ठीक है। अच्छा, और ये जो बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्या वो लोग मानते हैं? वो लोग भी कर रहे हैं ऐसा? जी डेफिनेटली। इससे पहले जो सिंध हाई कोर्ट ने सितंबर 2018 में फ़ैसला किया था, वो इन्हीं जो ज़्यादा फ़ीस लेने वाले स्कूल्स हैं, जिन्हें आप एलीट स्कूल्स भी कह सकते हैं, उनके लिए ये किया था कि जो बाई मंथली फ़ी वाउचर इशू करते थे, 2-2 महीने की या 3-3 महीने की एक साथ फ़ीस लेते थे, तो सिंध हाई कोर्ट ने उनको पाबंद किया था कि कोई भी स्कूल जो है वो 2 महीने की फ़ीस इकट्ठी वसूल नहीं करेगा। तो इस तरह अब तकरीबन उन तमाम स्कूलों ने भी तहरीरी तौर पर ये अपने मामलात को डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जमा करा दिया है कि वो अदालत के इस फैसले को मान भी रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं। और ऐसी नौबत नहीं आई कि किसी ने बात ना मानी हो और आप लोगों को एक्शन लेना हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि इसमें बड़ी खुश आइंद बात है कि एक वो फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था जनवरी 2019 में कि 2018 में जो जून और जुलाई में फ़ीस ली गई है, 5,000 रुपये से ज़्यादा फ़ीस वाले स्कूल जो हैं वो एक माह की फ़ीस जो है वो वालिदैन को रिफ़ंड करें या फिर एडजस्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बड़े इत्मीनान से आपसे ये बात कह रहा हूँ कि उन तमाम स्कूल्स ने अदालत उज़्मा के इस फ़ैसले को माना भी है और अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की फ़ीस को एडजस्ट किया है जून और जुलाई 2018 के अकाउंट में। अच्छा, और फिर भी अगर कुछ स्कूल्स हैं तो फिर उनके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा, ये भी फरमा दीजिएगा। देखिए, अगर कहीं से कोई इस तरह की शिकायत आती है, कोई इक्का दुक्का इस तरह के मामलात आते हैं, तो डायरेक्टोरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध जो है उसमें डिप्टी डायरेक्टर कंप्लेंट्स का एक बाकायदा शोबा या डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां वालिदैन या बच्चे या जो भी शिकायत गुजार होता है वो अपनी शिकायत को वहां पहुंचा सकता है, दर्ज कर सकता है। फिर वो डिप्टी डायरेक्टर कंप्लेंट्स जो है वो इन तमाम मामलात को टैकल करते हैं और सब फरीक़ैन को बुलाकर मामले की जो है उसकी तस्दीक की जाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये फरमाइएगा, महकमा तालीम ने एक डिसीजन लिया है, वो है इवनिंग शिफ्ट्स को ख़त्म करने का। इस फैसले के बारे में, इसके इम्पैक्ट्स के बारे में क्या कहेंगे आप? ये फ़ैसला बुनियादी तौर पर बेहतरी की तरफ एक मैं समझता हूँ कि कदम है, क्योंकि दोपहर की शिफ्ट्स में सरकारी स्कूलों में इनरोलमेंट के मामलात वैसे ही तशवीशनाक हद तक
पहुँचे हुए हैं। हम सब जानते हैं हुकूमत हर साल अपनी सी एक कोशिश करती है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की इनरोलमेंट को, एडमिशन्स को बढ़ाया जाए, लेकिन उस तरह से वो खातिर खा नताइज नहीं निकल पाते, वो एक अलग मामला है। लेकिन दोपहर की शिफ्ट्स के स्कूल्स ख़ास तौर पर अपनी बहुत ज़्यादा कम इनरोलमेंट की वजह से पहले ही इन पर सवालिया निशान मौजूद था, और ये फ़ैसला देर आयत दुरुस्त आयत वाली बात हो सकती है कि वो तमाम दोपहर के ऐसे प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल्स जिनमें इनरोलमेंट ही नहीं है, उनको मर्ज किया जाए मॉर्निंग स्कूल्स में, ताकि वहाँ अगर असातिज़ा की कमी है तो वो भी पूरी की जा सके। अच्छा, एक तो आपने तो इस पहलू की बात की ना, अब जो गुफ्तगू की जा रही है वो ये है कि अब मॉर्निंग में तो वैसे ही स्टूडेंट्स ज़्यादा थे, वैसे ही स्टाफ ज़्यादा था, तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा इन सारे मामलात को मैनेज करने के लिए? देखिए, जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, महकमा तालीम सूबा सिंध जो है वो गुज़िश्ता 2 सालों से STR पर काम कर रहा है, यानी स्टूडेंट्स टीचर्स रेशो। तो उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट किए हैं कि इतने स्टूडेंट्स पर इतने टीचर्स होने चाहिए, उस हिसाब से वो अपनी वर्किंग या प्लानिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बच्चों की बात है, तो मॉर्निंग में इस तरह बहुत ज़्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं भी नहीं, और दोपहर के नाम पर जो चोर असातिज़ा थे वो अपने ट्रांसफ़र करा लिया करते थे या वहाँ पोस्टिंग ले लिया करते थे। अब इस तरह जब वो मॉर्निंग में आएंगे तो उनको मॉर्निंग में अपने स्कूल में मौजूद रहना होगा। ये टीचर को ठीक करने के लिए आपने स्टूडेंट को डिस्टर्ब किया, ये क्या बात हुई? कोई ना कोई स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे कि कोई ना कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे कि उनको इवनिंग शिफ्ट सूट कर रही होगी, वो लोग नहीं मैनेज कर पा रहे होंगे, उस तरफ नहीं सोचेगा कोई भी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के बच्चों की तादाद, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हो सकती है, लेकिन ये तादाद इतनी कम होगी कि उस एक बहुत कम तादाद के लिए इस पूरे निज़ाम पर जो ओवरहेड्स का बर्डन है, जो ज़्यादा इजाफी असातिज़ा का बर्डन है, या एक नाकाम और नामुकम्मल स्कूलिंग दोपहर में हो रही है, कम से कम उसको अफोर्ड नहीं किया जाना चाहिए। इस नाकाम को बेहतर बनाया जा सकता था शायद किसी और तरीके से भी। हम तालीम की तरवीज के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए एक पूरी शिफ्ट ख़त्म किए दे रहे हैं, लेकिन जो गड़बड़ कर रहा था उसको ठीक करने का हमारे पास कोई दूसरा सुधार नहीं है। तो ये बताइए फिर ये नालायकी किसकी है? देखिए, मामला ये होता है कि शायद जब सरकारी महकमे की बात करते हैं, क्योंकि देखिए अच्छा सोल्यूशन वो होता है जिस पे बहुत ज़्यादा बहस की ज़रूरत ना पड़े। एग्जैक्टली आप सही कह रही हैं, लेकिन मामला ये होता है कि स्कूल में अगर 10 बच्चे हों या 20 बच्चे हों या 50 बच्चे हों, उसकी एक पूरी SNE बनती है, पूरी एम्प्लॉइज़ की एक तादाद फ़िक्स की जाती है, तो उसके जब मजमूई अखराजात का आप तखमीना लगाते हैं तो वो इस कदर महंगा होता है कि गालिबन ये तालीमी शोबे पर जो है एक इजाफी और गैर ज़रूरी बोझ है। यूरोपियन कंट्रीज़ और चाइना और दीगर कंट्रीज़ बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं कि अगर वो एक स्टूडेंट को पिक करने के लिए पूरी ट्रेन चला देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे लिए उस एक स्टूडेंट की डिग्री, उसकी एजुकेशन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक आम जहन इस वक्त ये सोच रहा है। सर देखिए, इसमें 2 बातें हैं। एक ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ पर हमारे यहाँ जिस तरह से काम हो रहा है और जिस स्पिरिट के साथ काम हो रहा है, उसके तनाजुर में आप देखते हैं तो ये इक़दाम दुरुस्त है। लेकिन अगर आप तलबा की हमदर्दी में और इंसानी बुनियादों पर देखते हैं तो फिर आपको अपने स्कूलों को तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत ज़्यादा नए मज़ामीन डालने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा क्वालिटी टीचिंग की ज़रूरत है। आप सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि जब इन सारे मामलात पर उतना ज़्यादा काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो फिर तो ये सब ख्वाब है कि किसी एक स्टूडेंट को भी कैटर किया जाएगा? बुनियादी तौर पर ऐसा ही समझा जाए कि इतनी फीलिंग्स अगर हमारी होती, इतनी सेंसिटिविटी हमारे पास होती और इतनी प्रायोरिटी हम रखते तालीम को, तो शायद हमें ये इस सूरत हाल का सामना ही ना करना पड़ता। और बड़ी हद तक कोताही कहाँ है, आपको क्या लगता है, एक आम आदमी से लेके और हुक्मरानों तक? देखिए, ये एक बहुत तवील, अब सहूलत से ये ना कह दीजिएगा कि इसमें सबका किरदार है। इसमें देखिए, सबसे पहली बात जो है वो अरबाब इख्तियार, जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो हुकूमत होती है, उसके पास कितनी विल है। ठीक है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से विश को जो है इम्पोज करने की कोशिश की जाती है और हमेशा विश लिस्ट जो है वो पब्लिक कर दी जाती है, जबकि होना ये चाहिए कि विश लिस्ट को हटाकर विल लिस्ट बनानी चाहिए और एक पूरी आमादगी के साथ
और एक कौमी जज्बे के साथ जब तक ऊपर से अरबाब इख्तियार से मामलात को सुधारा नहीं जाएगा, और फिर जो बीच में इम्प्लीमेंटेशन स्टेक होल्डर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जब तक वो अपने रोल को प्रोफेशनल नहीं करेंगे, और फिर बात आनी चाहिए स्कूल। एक स्कूल जो है वो महकमा तालीम के या निज़ाम तालीम का एक यूनिट होता है। सही। जब तक एक स्कूल को आप दुरुस्त नहीं करेंगे उस वक्त तक आप तालीम की सूरत हाल को तब्दील नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया हैदर अली साहब, आप हमारे साथ थे। अहम मौजू पर बहुत तफसीलन गुफ्तगू रही, बल्कि दीगर मौजूआत पर भी हो गई। अब मैं थोड़ा सा एक और ख़बर की बात करना चाहूँगी, एक शख्सियत की बात करना चाहूँगी। बॉडी बिल्डिंग, तनसाजी, इसमें मुल्क का नाम रोशन कौन करने जा रहा है, किसका है ये अज़्म? आज हमने उनको बुलाया। कराची के रमीज़ हैं ये, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के लिए ये बड़ी तैयारी कर रहे हैं, जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौमी बॉडी बिल्डर रमीज़ इब्राहिम गुज़िश्ता बरस थाईलैंड में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गए थे, पार्टिसिपेट किया था, चौथी पोजीशन इन्होंने हासिल की थी, और रमीज़ ने अप टू 184 cm कैटेगरी में हिस्सा लिया था। भाई मेरे साथ वो आके भी बैठ गए, बहुत शुक्रिया आप आए, वेलकम टू नया दिन। ये पहले मुझे बताइए क्या कैटेगरी है, समझाएं मुझे। ये बेसिकली ये मैन एथलेटिक बॉडी बिल्डिंग होती है। इसके अंदर जो है बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा टफ और बॉडी बिल्डिंग से ज़्यादा इसके अंदर जो है वो पोजेस होते हैं। इसके अंदर हमें ज़्यादा ह्यूज नहीं होना होता, बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होना होता। इसके अंदर सिमेट्री, बैलेंस, और जितने रिप्ट होंगे उतने अच्छे होंगे, जितना अच्छा आप शो करेंगे इस पर आप विन करते हैं। अच्छा हम ना इवेंट की बात तो करना चाह रहे थे, साथ के साथ हम ये भी जानना चाह रहे थे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, अब नया क्या सोचा है, अब किस मुकाबले में जाना है, पार्टिसिपेट करना है? जी अभी इंशाल्लाह मैं रमज़ान के फ़ौरन बाद मेरा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। मैं प्रिपरेशन चल रही है, ऑफ सीज़न चल रहा है, फिर ऑन सीज़न होता है, तो वो रमज़ान के बाद शुरू होने वाला है। उस पर मैं साउथ कोरिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है दोबारा से, तो मैं इसी सेम कैटेगरी में दोबारा से पार्टिसिपेट करूँगा, और कोशिश मेरी है कि इस बार गोल्ड हो जाऊँ, वर्ल्ड चैम्पियन हूँ। वाओ, अच्छा मुझे ये बताइएगा, होता ये है कि जब भी कोई किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं ना, उमूमन लड़के ये करते हैं, उनको उसे फॉलो करना होता है, उसके जैसा बनना होता है। अब चूँकि आपको पता है रोज़े हैं, रमज़ान है, तो फिर अब डाइट प्लान एक बॉडी बिल्डर का क्या है, किस तरह से जिम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? देखें बॉडी बिल्डर जो है ना उसके लिए बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं रमज़ान के अंदर, क्योंकि बॉडी बिल्डर को हर 2 घंटे के बाद मील चाहिए उसकी, तो वो जब, और वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो जब ये दोनों चीज़ें उसको नहीं मिलती तो फिर वो इतना कर सकता है कि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता है रमज़ान के अंदर। इसके अंदर डाइट जो होती है वो बड़ी टफ़ होती है हमारी। उसमें ये होता है कि जैसे कि हमें सहरी करनी है, तो सहरी के अंदर हम पराठे और ये खाने वगैरह नहीं खाते। हमारी डाइट में ब्राउन ब्रेड होती है, पीनट बटर होते हैं, ओट मील होते हैं, एग वाइट्स होते हैं, और ब्लैक कॉफ़ी होती है। तो ये डाइट होगी। फिर उसके बाद हमारी अगर अफ्तारी है तो अफ्तारी में हम फ्रूट्स खा लेंगे, और क्या कहते हैं कोई भी जैसे ब्रेस्ट पीस ले लिया चिकन का, फ़िश का, मीट मतलब हमने लेनी इस तरह से जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स हो। बेक पोटैटोज़ ले लेते हैं, तो इस तरह से हमारी जो, या कोई मिल्क शेक वगैरह या प्रोटीन शेक ले लेते हैं। रोज़ा भी, डाइट भी, और साथ में जिमिंग भी। जी जिमिंग इस तरह कर सकते हैं कि मोस्टली जो लड़के होते हैं बॉडी बिल्डर्स वो अपनी प्रोफेशनल जो होते हैं वो अपना वर्कआउट रोज़े से पहले करते हैं, अराउंड असर से मगरिब के दरमियान। तो फिर फ़ौरन जाके वो डाइट ले लेते हैं, मील ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए। या तो फिर तरावी के बाद का टाइम जो होता है सहरी से पहले का, उसमें करते हैं। तो बस इसमें हम लोग ये करते हैं, कोशिश हमारी ये होती है कि हम बैलेंस कर लें, मतलब ना बढ़ा सकें ना कम कर सकें, मगर इसको मेंटेन करके रखते हैं। ओके। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है? हाँ, मेंटेन करना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि जब आप एक फ़िज़ीक पे पहुंच जाते हैं और फिर आपका एक जगह पे नाम हो जाता है, लोगों ने आपको उस चेहरे में देखा होता है, तो उसको दोबारा से मेंटेन करना, पूरे साल डाइट पे रहना, अपने मतलब विल को स्ट्रॉन्ग करना कि आपने ये चीज़ें नहीं खानी है, उनसे रोकना अपने आप को, ये बहुत सबसे मुश्किल काम होता है। आप मुश्किल काम की बात कर रहे हैं, थोड़े से मुश्किल हालात से आपको गुजरना पड़ा था, कुछ सॉरी पाबंदी लगी थी, क्या मामला था सारा ये, फिर हुआ क्या उस सब का? हाँ, वो असल में पाबंदी मैं आपको उदास नहीं करना चाहती, सिर्फ पूछ रही हूँ। हाँ नहीं, बस वो हुआ ये था कि थोड़ा सा ग्रुप में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारे ग्रुप्स होते हैं बॉडी बिल्डिंग के जिधर हम लोग अपने सब चीज़ें शेयर करते हैं,
तो वहाँ पे मैं एज अ जॉइंट सेक्रेटरी कराची बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट एसोसिएशन भी काम कर रहा हूँ। तो कराची के उस पर मैंने एक लेटर लॉन्च किया था कि कोई भी पैरेलल जो पार्टिसिपेंट है वो मतलब पैरेलल एसोसिएशंस का वो हमारे इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस पे जो है वो जो जनरल सेक्रेटरी थे पाकिस्तान के वो थोड़े से वो इसलिए किया था कि एक्चुअली होता ये है कि इससे ना जो दूसरे पार्टिसिपेंट होते हैं उनका हक मारा जाता है। अच्छा। और फेक फेडरेशन बन गई हैं बहुत सारी यहाँ पे, कोई एक नहीं है उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अब देखें ओलंपिक्स बॉडी बिल्डिंग का गेम नहीं है। ओलंपिक्स के अंदर बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। पूरे आप रियो गेम्स देखें, जितने भी गेम्स होते हैं, मगर स्पोर्ट्स बोर्ड का गेम है बॉडी बिल्डिंग। तो हम लोग एफिलेटेड हैं पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से, तो और गवर्नमेंट से भी एफिलेशन है, सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल बॉडी भी है, सब कुछ है। तो अब वो जो पैरेलल ग्रुप है ना, तो वो क्या करता है, जो उनके पार्टिसिपेंट जो उनके विनर होंगे, अब वो यहाँ आके अगर पार्टिसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली उन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया है तो वो परफॉर्मेंस में होंगे और वो आगे विन कर जाएंगे। वो वहाँ भी विन करें, वो यहाँ भी विन करें, ये अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जो है हमने उन लोगों के लिए जो इनका हक ना मारा जाए, कुछ पार्टिसिपेंट की अच्छाई के लिए और कुछ अच्छा करने के लिए, क्योंकि उधर ये हो रहा था कि 3-4 जिमों ने अपना डेरा डाल दिया था और वही लड़के जीत रहे थे। तो अच्छा करने के लिए, कराची की बॉडी बिल्डिंग को ऊपर लाने के लिए हमने ये सब किया था। तो इस सब में कहीं ये बात तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई कि जो मुझसे बेहतर है वो आगे जाए, ये ख्याल तो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग न्यूट्रल डिसीजन देते हैं बिल्कुल। और बल्कि इस दफ़ा हमारा इवेंट बहुत फेम हुआ, KBPSA का तमाम मीडिया पे भी आया था वो। तो उसमें यही हुआ कि जो ऑर्गेनाइज़र थे उनके अपने भी इवेंट थे, लेकिन वो विन नहीं करेंगे। विन न्यूट्रल जो थे, जो सबने देखा और वो हुआ, वही लोग विन करे। तो मेरे ऊपर जो पाबंदी लगी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान को ऐसा फील हुआ कि मैंने उनके मुताल्लिक और अपने ही लोगों के लिए कुछ ऐसा किया है, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग किया था और अब वो दूर हो गई है। वो दूर हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। रमीज़, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। और रमीज़ को देख के अगर आप भी मोटिवेट हुए हैं, जिम जाना चाहते हैं, तो ये शो आप YouTube पे दोबारा देखिएगा और इनके टिप्स ज़रूर जानिएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं भाई, और उसके बाद में दीगर बातें करते हैं आपसे। हाजिर है ब्रेक के बाद। हमने आपसे कहा था ना कि इन रोज़ों में हम आपको रोज़ाना ही कोशिश करेंगे और किसी न किसी ख़ास मस्जिद के बारे में जिसका कोई तारीख़ी पस मंज़र हो और वो खूबसूरती में अपनी मिसाल आपके सामने उसको रखेंगे ज़रूर, उस पर रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे। तो आज हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। सियालकोट की तहसील पसरूर में 200 साल पुरानी मस्जिद आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। मिट्टी से बनी इस मस्जिद की तामीर में चने और मसूर की दाल का भी इस्तेमाल किया गया। शहजाद अहमद की रिपोर्ट। खूबसूरत नक्शो नगार, मुगलिया तर्ज तामीर का शाहकार, मट्टी के साथ चने और मसूर की दालों का इस्तेमाल। 200 साल कदीम खूबसूरत जामिया मस्जिद गुलजार मदीना सियालकोट के सरहदी गांव धौल बाजवा में आज भी अपनी असल हालत में है। पंजाब हुकूमत इस मस्जिद को औकाफ के हवाले कर दे ताकि इस मस्जिद को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखा जा सके। मस्जिद कुदरती तौर पर सर्दियों में गर्म और गर्मियों में नमाजियों को ठंडक का एहसास दिलाती है। यहाँ दिल करता है बैठे रहें और यहाँ बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मस्जिद के तर्ज तामीर में बादशाही मस्जिद की झलक नज़र आती है। इस कदीम और खूबसूरत मस्जिद में 200 नमाजियों के नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद है। कैमरामैन आजिक के साथ शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। जर्मनी में बच्चों के मकबूल नामों से मुतालिक एक तहकीकाती सर्वे किया गया। इस सर्वे के मुताबिक 2018 में बर्लिन में जो सबसे ज़्यादा नाम मकबूल था वो था मोहम्मद। मेल ऑनलाइन के मुताबिक एसोसिएशन फॉर जर्मन लैंग्वेज के ज़ेरे एहतमाम एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे में बताया गया कि जर्मनी की 16 रियासतें हैं ऐसी जहां ये नाम 2018 के पहले 10 मकबूल तरीन नामों में शामिल रहा है। एसोसिएशन के मुताबिक मोहम्मद नाम की मकबूलियत में इजाफा
ये इसको जोड़ा जा रहा है मुल्क में मौजूद पनाह गुज़ीनों की बढ़ती हुई तादाद से। और ये भी कहा जा रहा है कि 2021 या फिर 22 तक ये नाम मजमूई तौर पर जर्मनी के पहले 10 मकबूल तरीन नामों में शामिल हो जाएगा। अभी बात सिर्फ रियासत की है, फिर मुल्की लेवल पर भी ऐसा हो सकता है, ये कहा गया है। और अब जनाब हम आपको छोटे बच्चों से मिलाते हैं जिन्होंने बड़ा काम किया। नमाज कायम करो और अपने बच्चों को भी इसकी तरगीब दो, ये ज़रूरी है। ऐसा करने के लिए एक बड़ा अनोखा आइडिया था, उसके ऊपर काम किया गया। कराची में मैं नमाजी हूँ के नाम से एक मुकाबले का एहतमाम किया गया। इस मुकाबले के तहत क्या करना था, 40 दिनों तक बाद जमात नमाज अदा करनी थी, टाइम पे आना था, नमाज पढ़नी थी। और इसका इनाम दुनिया में तो बहुत, दीन आखिरत में तो बहुत है, दुनिया में क्या है, हम अपनी सी कोशिश कर सकते हैं। इंतज़ामिया ने ऐसा सोचा और सैकड़ों बच्चों में इस मुकाबले के इख्तिताम पर साइकिल्स तकसीम की गई। और ये कोई छोटी मोटी साइकिल नहीं थी, शानदार प्यारी साइकिल थी। तो इसी के कुछ विनर्स आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं उसैद, मुसब और दानियाल। कैसे हैं आप तीनों? वो जो साइकिल है ना वहाँ पर जिसको खूब चला लिया गया है, ये किसकी है? ये मेरी है। आपकी साइकिल है, कब मिली थी? ये कितने दिन हो गए? 1 हफ्ता हुआ है। 1 हफ्ता, और 1 हफ्ते में आपने इसको 1 साल के बराबर चला लिया है, पता है? ऐसा लग रहा है। क्या करते हैं शाम में? रोजाना खेलने के लिए जाते हैं या कभी अम्मी कह देती है कुछ मार्केट से ले आओ, तो इसके लिए भी साइकिल का इस्तेमाल हो जाता है? चलाते हैं ऐसी फ्लैट में, ऐसे यूं ही चला लेते हैं। ये मुझे दिखाएं आप तीनों के हाथ में क्या है, और ये जो आपने रखा हुआ ये भी उठाइए। भाई आप बताएं मुझसे, पहले ये सर्टिफिकेट मिला है? जी। पहले सर्टिफिकेट दिया था, फिर साइकिल दी थी? जी। तो दानियाल इतने होशियार है, खुद देख रहे हैं कैमरे की तरफ नहीं कर रहे अच्छा बताएं, पहले से नमाज पढ़ते हुए आए थे या फिर इन 40 डेज के बाद में, इन 40 दिनों के बाद में आप लोगों को आदत हुई इसकी? बताएं, आप बताएं दानियाल। पहले से थी। पहले से थी, माशाल्लाह। और उठाता कौन था? पापा। पापा उठाते थे और उनके साथ ही आप नमाज पढ़ने जाते थे? और आपको, आप बताइए उसे, बाबा उठाते थे, मम्मा उठाती हैं? जी, मैं उससे पहले भी नमाज पढ़ा करता था, मगर अक्सर वक्त कभी ना कभी रह जाती थी। मगर जब से ये मुहिम शुरू हुई, 40 दिन गए, उसके बाद भी जब 10 दिन हो गए, रोज अब टाइम पे पहुंच जाते हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने मुझे बताई। मेरा सवाल गोल नहीं करना। हाँ, मुझे बताएं, अम्मी जगाती है, बाबा जगाते हैं? अब्बू जगाते हैं और फिर अब्बू के साथ ही नमाज पढ़ने जाते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपके घर से मस्जिद कितनी दूर है, कहाँ पर है? बस थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 टाइम्स अ डे आप लोग मस्जिद जाते हैं? पूरी कोशिश करते हैं ऐसा करें? जी बिल्कुल। और मस्जिद ना भी जा पाए तो फिर भी अगर स्कूल में है और वहाँ पर देर हो गई और नमाज वहाँ पर आप पढ़ लेते हैं, आप स्किप नहीं करते नमाज कभी? आप तीनों? स्कूल में तो हमारे नमाज पढ़ाई जाती है, बाकी घर में भी होते हैं, अगर थोड़ी देर हो जाए तो कोशिश करते हैं जल्द जल्द पढ़ लो। माशाल्लाह। अच्छा दानियाल आप बताइए, स्कूल में आपके जो साथी हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी आपको देख के नमाज पढ़ते हैं कि भाई ये जा रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ साथ में? चले जाते हैं, मगर स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट है तो फजर पढ़ के निकलते हैं, फिर उसके बाद जोहर घर पे आके। और जब आप लोग सारे के सारे इकट्ठा हुए इस 40 दिन के मुकाबले के लिए, तो वहाँ पर आप लोगों के फ्रेंड्स बने, वहाँ दोस्त बने? और वो दोस्त आपके आगे तक भी दोस्त रहेंगे? हाँ भाई ठीक है, ये तो मेरा बहुत पक्का दोस्त बन गया है, ऐसे कुछ दोस्त बने? ऐसे कोई नहीं बने ऐसे आपके नहीं बने? आपके भी नहीं बने? आपने कहा कि भैया बहुत है मुझे बहुत दोस्त नहीं चाहिए। दानियाल के दोस्त बने और दानियाल आगे भी उन लोगों से दोस्ती रखेंगे। और ये बताएं कि अगले साल दानियाल चैलेंज होता है इसी तरह का मुकाबला होता है, कोई अच्छा सा प्यारा सा, तो आप सिर्फ पार्टिसिपेट करने के बारे में सोचेंगे या फिर आप ये भी सोचेंगे कि मैं कुछ काम भी करूं, मैं इन लोगों के साथ मिलके, इनके मैनेजमेंट के साथ मिलके इन बच्चों के लिए काम भी करूं? या इस बार भी ऐसा कुछ किया आपने? इस बार तो नहीं कर पाए, इंशाल्लाह अगली बार करेंगे। और कोई चीज़ आपने देखकर सोचा हो कि जैसे ये लोग आ रहे हैं वैसे मैं भी करूँगा, कोई ऐसा कुछ हुआ? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आगे आपका ऑब्जर्वेशन होगा इतना अच्छा कि हम जो है वो सीखते भी रहे और लोगों को इस बात की तरगीब भी देते रहे कि आप भी आइए नमाज पढ़िए। साइकिल देते हो भाई को चलाने के लिए? इनकी अलग है। इनकी अलग है। और कोई दोस्त मांग ले तो देते हैं? आप देते हो? हम लोग दोस्ती कर सकते हैं? 1 घंटे के लिए लेके जाऊंगी, साइकिल चला के वापस दे दूंगी ये बहुत अच्छे बच्चे फ़ौरन कन्विंस हो गए। तो भाई इनको सर्टिफिकेट भी मिला, इनको साइकिल भी मिली, और अब ये अपने जितने दोस्तों को अपने साथ मस्जिद लेकर जाएंगे या नमाज़ पढ़ने की आदत डालेंगे, वो भी बहुत अच्छा होगा। तो अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, अच्छे अच्छे लोगों से आज हमने आपकी मुलाकात कराई। ये सिलसिला आगे भी चलेगा, कल भी मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।